तो हम लोगों का पहला यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट का नाम रहेगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। CSIR नेट JRF की सबसे लेंथी यूनिट मानी जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। इसमें हम लोगों को ब्रॉड वे में पूरा अच्छे से न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड का एक्सप्रेशन कैसे होता है उस चीज को समझना है। एक्सप्रेशन का मतलब हम लोगों ने समझा यहाँ पर कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा। मतलब मान लेता अगर न्यूक्लिक एसिड कोई DNA है तो वो अपने आप को किस तरह से अलग अलग टाइप के RNA के फॉर्म्स में एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर RNA कई तरह के हो सकते हैं, कि कोई mRNA भी हो सकता है, rRNA भी हो सकता है, tRNA भी हो सकता है, या और भी कई सारे माइक्रो RNA, siRNA, snRNA, snORNA, है ना। तो बहुत तरह के RNAs हो सकते हैं। तो किस तरह से कोई एक न्यूक्लिक एसिड अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हम लोगों को इस चीज को अच्छे से देखना है। तो शुरुआत हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली क्या है और न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया, इस चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा ये है कि ये जो फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स के बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? CSIR में। CSIR पे क्वेश्चंस आने वाले हैं कॉन्सेप्ट पे बेस पे, ठीक है। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जो फैक्ट्स रहेंगे उन फैक्ट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, हो सकता है 3-4 फैक्ट्स आपस में मिला करके मैच करके और एक मैचिंग वाला क्वेश्चन बना दिया जाए, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है कि हाँ यहाँ पर एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई। और इसके अलावा क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग DBT लेवल की अगर बात करते हैं तो DBT पे कुछ 1-2 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड बन सकते हैं। तो फैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में, तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी जिसने करी, क्या नाम है? फ्रेडरिक मिश्चर। फ्रेडरिक मिश्चर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी। कहाँ पे करी? पस सेल में करी, ठीक है। और इसका उस समय उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियन नाम दिया। अब कब दिया, कैसे दिया, ये इतना ज्यादा हम लोगों को फैक्ट्स पे नहीं जाना, शुरू से हमेशा से ध्यान यही रखना है। टर्म फिर कुछ समय बाद इसको इसके अंदर के एसिडिक बिहेवियर को, न्यूक्लिक एसिड के अंदर एसिडिक बिहेवियर होता है। एसिडिक बिहेवियर कहाँ से आता है? एसिडिक बिहेवियर आता है उसके अंदर पाए जाने वाले फास्फोरिक एसिड से। कहाँ से आता है? फास्फोरिक एसिड से आता है। फास्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक बिहेवियर देता है और इससे क्या होता है? इससे आता है माइनस चार्ज। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H3PO4। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेंट्रल एटम फॉस्फेट हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, बाकी OH OH OH, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉस्फेट कैसा हो रहा है? फॉस्फेट यहाँ पर पेंटावैलेंट हो रहा है। अभी पहले लगातार समझते रहेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा, फिर आप लोग पूछेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या डाउट है। अगर कोई ज्वाइन कर रहा है लेट में, 1 मिनट जरा देखते हैं। फिर से हमने क्या क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया है कि न्यूक्लिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिश्चर ने डिस्कवर किया, ये मैंने बताया। छोटा सा फैक्ट है, याद रखना है। कहाँ पे देखा? पस सेल्स में देखा। पस सेल्स क्या होती है? जब WBC किसी इंजर्ड सेल्स पे अटैक करती है, उनको मार देती है, तो पस सेल्स में चेंज हो जाती है। उसके अंदर न्यूक्लिन के नाम से, उसका नाम क्या रखा गया? उस समय न्यूक्लिन बोला गया। लेकिन कुछ समय के बाद में रिचर्ड आल्टमैन आते हैं। रिचर्ड आल्टमैन क्या बताते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। एक्चुअली में उसका एसिडिक बिहेवियर देख करके रिचर्ड आल्टमैन ने क्या बोला? इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक किसके बेस पे बोला गया? क्योंकि उसके अंदर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, एग्जाम में थोड़ा सा चालाकी से पूछ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर किससे है, और उसमें फास्फोरिक एसिड ऑप्शन ना देकर के फॉस्फेट पूछ लेते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी CSIR लेवल पे नहीं पूछा जाता है, वहां पे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। DBT ICMR लेवल पे ऐसा पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर किससे, और ऑप्शन दे देंगे फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का ये सिंपल सा फार्मूला हो गया और ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखने को हम लोगों को मिला। अब अगर न्यूक्लिक एसिड बोल रहा हूँ, फास्फोरिक एसिड का सिंपल सा फार्मूला है और फास्फोरिक एसिड का हमको सिंपल सा स्ट्रक्चर मिला। 3 OH ग्रुप है
और एक H ग्रुप है। तो ये जो OH ग्रुप है यही हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। OH ग्रुप जो है वही हाइड्रोलाइज हो जाएगा और OH सिंपली ब्रेक कर जाएगा O माइनस और H प्लस के फॉर्म में। तो ये जो H प्लस है वो तो निकल जाएगा क्योंकि एसिड का नेचर ही होता है H प्लस देना। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये H प्लस जो है वो अलग हो जाएगा। तो H प्लस तो अलग कर दे रहे, ये H प्लस गया, ये H प्लस गया, ये H प्लस गया, ठीक है। और आया यहाँ पे कौन सा चार्ज, चार्ज आ रहा है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। एक OH जो होता है वो अगला बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, तो उसको भी आगे समझेंगे। अब बात आती है कि ये न्यूक्लिक एसिड होते कितने तरह के, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है DNA और एक होता है RNA, ठीक है, सबको पता है। एक का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा है RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबो को ही अगर हम लोग डीऑक्सी कर दे, राइबो को क्या कर दे, राइबो, RNA का पूरा नाम क्या हो गया, RNA का हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही डीऑक्सी कर देते हैं हम लोग, डी का मतलब होता है कोई चीज अलग हो जाना, कहीं पर भी आगे डी लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वहां से कोई चीज अलग हो रही है। क्या अलग हो रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो डीऑक्सी, और कहाँ से अलग हो रही है, कहाँ से अलग हो रही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से अलग हो रही है। तो हम लोग ने उसका नाम दे दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है, डीएनए एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है और ये हर सेल्स में पाई जाती है। ध्यान रखना है, हर सेल की बात हो रही है, मतलब सेल का मतलब सेल कोई भी सेल हो, सबके अंदर डीएनए एक एज अ हेरिडिटरी मॉलिक्यूल पाई जाता है। इसके अलावा क्या होता है, डीएनए का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म होता है वो आरएनए रहता है। डीएनए जिस फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि डीएनए को मान लेते हैं, डीएनए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन का मतलब है जिस बीमारी से रिलेटेड आप सिम्टम्स बताओगे उस सिम्टम्स के रिस्पेक्ट में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा, है ना। तो ऐसे डीएनए भी उसी बीमारियों के रिस्पेक्ट में तो नहीं हम बोल सकते, डीएनए उस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, ठीक है। सिंपल सा हम लोग समझेंगे किस फॉर्म में लिखेगा, एमआरएनए के फॉर्म में। तो डॉक्टर ने दिया प्रिस्क्रिप्शन और डीएनए ने क्या लिखा, एमआरएनए बना दिया। ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे, कहाँ जाते हो, मेडिकल स्टोर में, तो यही एमआरएनए कहाँ पहुंच जाता है, राइबोसोम में पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला वो आपके इस पर्चे को रिसीव करता है और रिसीव करके वहां पे जो भी वर्कर होता है छोटा सा, उस वर्कर को, शॉप के वर्कर को दे देता है। ऐसे ही राइबोसोम भी उसको रिसीव करके और टीआरएनए को बुला लेता है। वर्कर जाता है, खूब सारी दवाइयों के समुद्र में जहाँ पे खूब सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, वहां से उन मेडिसिन को लाता है, पैक करके देता है, एक एक मेडिसिन ला ला करके देता रहता है कि भैया ये देखिए ये है, ये है। ऐसे ही टीआरएनए भी जाता है कहाँ पर, अमाइनो एसाइल पूल में। तो ये तो एक तरह से सेंट्रल डोगमा हो गया, है ना, अमाइनो एसाइल पूल में। ये इनका डीएनए के एक्सप्रेशन का पूरा सेंट्रल डोगमा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं एक्सप्रेस करता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। और ट्रांसक्रिप्शन करके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का निर्माण करेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है। तो ये तो सब सिंपल सी प्रोसेसेस या प्रॉपर्टीज न्यूक्लिक एसिड की चल रही हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीएनए की बात करते हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, विद इन क्रोमोसोम पाया जाता है। अच्छा, डीएनए कुछ वायरसेस भी है, ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए कौन कौन से वायरसेस में डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है, तो आपको पता होना चाहिए और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी लिस्ट आपको खुद से भी बना लेनी है, कौन कौन से वायरसेस है जहाँ पे डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड बिहेव कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एडिनो वायरस ग्रुप जो होगा, जो भी एडिनो वायरस ग्रुप के मेंबर है ना, उनमें डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड होगा। इसके अलावा प्यूरो में भी मिलेगा, ठीक है, हेर्पिस में मिल सकता है और एचपीवी में भी मिल सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये सब कौन से वायरस है, सब डीएनए कंटेनिंग वायरसेस है। यहाँ पे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आल्सो कैन बी इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा। तो मतलब दो सेल ऑर्गेनेल्स बचते हैं जिनके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल लेने वाला, एक हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो रहा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के अंदर अपना खुद का डीएनए है, खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के होने से
ये वो सेल ऑर्गेनेल हैं जो ऑटोनॉमस है। क्या है भाई? ये ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, तो दो ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल हैं, इनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, मीटर्स में डीएनए की लेंथ रह सकती है। और सेल का साइज जो होता है वो बहुत छोटा सा है, माइक्रोमीटर में। मतलब डीएनए जो है वो मीटर में है और सेल का साइज जो है वो माइक्रोमीटर में है। और अगर सेल का साइज माइक्रोमीटर में है तो जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के साइज को और भी ज्यादा छोटा होने के कारण क्या करना होगा, हमें डीएनए को प्रॉपरली पैक करना पड़ेगा। डीएनए शुड बी प्रॉपरली पैक्ड, है ना। यहाँ पर डीएनए को हम लोग को क्या करना होगा, डीएनए की हम लोगों को क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग करानी पड़ेगी। डीएनए की तरफ जो सीएसआईआर में खूब अच्छे से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्वाइलिंग पूछी जाती है अच्छे से और सुपर क्वाइलिंग पूछी जाती है। तो मान लेते हैं कि सिंपल सा एक डीएनए का ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने जा रहा हूँ। एक सिंगल स्ट्रैंड ये हो गया और एक दूसरा सिंगल स्ट्रैंड ये हो गया। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में, तो डबल सिंगल स्ट्रैंड जब आपस में मिलते हैं, या एक बार थोड़ा और छोटा स्टेप से प्रीवियस स्टेप से समझने की कोशिश करते हैं, क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड आते हैं और न्यूक्लियोटाइड आ करके कई सारे न्यूक्लियोटाइड आ करके एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हैं। सबको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही पता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जिन लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती, किसको क्या आता है, इंसान खुद जान रहा है। अगर बिल्कुल भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं आती है तो यूट्यूब पे एक मेरा इंटर लेवल का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा पड़ा हुआ है, वीडियो सीरीज है, मान के चलिए उसको पढ़ने में 3 से 4-5 घंटे मिलेंगे। लेकिन वो दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है एनसीईआरटी अनफिल्टर्ड ना, तो वहां से टाइम निकाल के इधर संडे तक पूरा पढ़ ले, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने में अंडर स्कोर रहेगा। एनसीईआरटी अनफिल्टर्ड मॉलिक्यूलर पढ़ने में आपको और मजा आने वाला है ना, क्योंकि वहां पर सिर्फ बेसिक जितना अभी बताया वो सब तो वहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फर्दर जाकर के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज होगा। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर शो करता है। कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है? 3D स्ट्रक्चर। और इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग बोलते हैं इट इज अ सेकेंडरी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो प्राइमरी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो दो तरह की चेन चलने वाली है। पहला लेवल क्या है, पहले सबसे पहले क्या बनाना है हमें, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में न्यूक्लियोटाइडल चेन रहेगी, है ना, और न्यूक्लियोटाइडल चेन क्या होगी, सिंगल स्टैंडर्ड होगी। फिर दो स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल मैनर में, एंटी पैरेलल, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एंटी पैरेलल रहने वाले हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाले, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाले। एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में आकर के क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, जिसकी टोपोलॉजी अलग अलग हो सकती है। वो ए बी या सी टाइप के हो सकते हैं, सॉरी ए बी जेड, यहाँ पे मेन हम लोग को पढ़ना है ए बी जेड, है ना। ए बी जेड, सी डी भी रहेगा लेकिन हम लोग को बेसिकली पढ़ना है ए बी जेड। और उसमें भी मेन क्या पढ़ना है, बी के बारे में और थोड़ा सा नॉलेज जेड के बारे में रहना चाहिए। बी जो होता है मोस्ट अकरिंग जो होता है बी होता है, और एक कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रखता है वो जेड होता है। वही सब आगे का कंसेप्ट है, वो भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि सेकेंडरी लेवल हो गया जो 3D मॉडल देता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और एबीजेड टाइप का होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर की, अगर हम लोग बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या करना है, किसी डीएनए की कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग करनी है। जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब इसको हम लोगों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना है। क्वेश्चन ये है कि क्यों करना है, क्योंकि डीएनए की लेंथ किसी सेल में पाई जाती है जो वो बहुत बड़ी है। हम लोग को क्या करना है, उसको बहुत से छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक कर देना है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की हम लोगों को करनी है कॉम्प्लेक्स पैकिंग। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉम्प्लेक्स पैकिंग करनी है। कॉम्प्लेक्स पैकिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं, इससे क्रोमैटिन बनाते हैं। क्या बनाने वाले हैं, क्रोमैटिन बनाने वाले हैं भाई। ठीक है, क्रोमैटिन में क्या होता है, क्रोमैटिन में होता है डीएनए, आरएनए और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे प्रोटीन जो हो रही है वो दो तरह की हो रही है। पहली प्रोटीन हो रही है आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन हो रही है हिस्टोन प्रोटीन।
ठीक है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन और प्रोहिस्टोन प्रोटीन, दो तरह की यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो डीएनए, जब भी आप मन में क्रोमैटिन बोलेंगे तो क्रोमैटिन से एक क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सा फैक्चुअल ही है बट बन जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है लोगों को। जब भी क्रोमैटिन बोलेंगे तो उसका आगे आप बोल देंगे पाउडर, ठीक है, या पीडीआर, क्या बोल देंगे, पीडीआर, ठीक है। तो क्रोमैटिन जब भी बोलेंगे उसके साथ में क्या बोलेंगे, पाउडर या पीडीआर, जो भी मैंने बोल दो। पीडीआर का मतलब क्या है कि किसी भी एक क्रोमैटिन के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, फिर डीएनए रहता है और फिर आरएनए रहता है। तो कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रहता है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना कि आरएनए 1 से 10% लिखा हुआ है, डीएनए 30 to 40% लिखा हुआ है और प्रोटीन 50 to 60% लिखा हुआ है। तो ये बात अलग की हो गई, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये जो फैक्ट है कि आरएनए 1 to 10%, डीएनए 30 to 40% और प्रोटीन 50 to 60%, इस डेटा को नहीं याद रखना है। याद क्या रखना है, पीडीआर याद रखना है, क्योंकि ये डेटा जो होता है वो सेल साइकिल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, मतलब ये डेटा वेरी कर जाएगा और सेल साइकिल पे भी वेरी कर जाएगा। मान लेते सेल सेल के टाइप पे भी वेरी कर जाएगा। मान लेते कि अगर कोई सेल है कैंसरस सेल, तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसरस सेल अगर हो रही है वहां पर, या अगर रेप्लिकेट कर रही है सेल, तेजी से रेप्लिकेट कर रही है, मान लिया कैंसर नहीं है लेकिन वो हाईली एक्टिव सेल है, वहां पर बहुत सारा न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स हो चुका है, तो अब उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो उस समय उसको ज्यादा एक्सप्रेस करना होगा, तो भाई ज्यादा एक्सप्रेस करना होगा डीएनए को, तो क्या होगा, खूब ढेर सारा आरएनए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आरएनए का कंपोजिशन ज्यादा हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। लेकिन क्या नहीं वेरी करेगा, वेरी ये नहीं करेगा कि क्रोमैटिन में हमेशा प्रोटीन ज्यादा होगा, उससे कम डीएनए होगा और आरएनए होगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एक क्रोमैटिन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो न्यूक्लियोसोमल लेवल पे ऑर्गेनाइज हो सकता है, वो फर्दर कॉम्प्लेक्स होकर के सोलेनॉइड में ऑर्गेनाइज हो सकता है, देन आफ्टर इट कुड बी फर्दर कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के फॉर्म में भी ये ऑर्गेनाइज हो सकता है या होता है। तो प्राइमरी या फर्स्ट लेवल जो है वो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉम्प्लेक्स होगा और सोलेनॉइड बनाएगा, सोलेनॉइड फर्दर कॉम्प्लेक्स होगा और स्कैफोल्ड बनाएगा, जो हमको एज अ क्रोमोसोम, जो हम लोग क्रोमोसोम देखते हैं, वो स्कैफोल्ड लेवल का ही कॉम्प्लेक्सन या कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है आपको पहला पेज पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था पहले पेज में, सिंपल से फैक्ट्स थे, एक बार फिर से देख लेते। क्या बताया, डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिशन ने 5 सेल से न्यूक्लियन में, टर्म दिया रिचार्ड अल्टमैन ने, दो तरह के हैं डीएनए आरएनए, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, हर सेल में होता है, कुछ वायरसेस में भी डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन किन किन वायरसेस में, क्योंकि ये मैचिंग में आ सकता है या कोई एक सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर डीएनए परफॉर्म अपना खुद का रेप्लिकेशन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन करता है। डीएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या देता है, ये ऑटोनॉमस कैरेक्टर देता है। डीएनए का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। प्राइमरी लेवल में हम लोगों ने पढ़ा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सेकेंडरी में 3D स्ट्रक्चर और टर्सरी में क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमैटिन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों हो सकता है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसमें हिस्टोन ज्यादा होता है हमेशा, और नॉन हिस्टोन जो होता है वो कम होता है। नॉन हिस्टोन क्या होता है उन चीज को भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। सबको इतना समझ में आ गया? हरिओम को तो आ गया, और लोग भी बता दे, आ गया, कपिल जी को आ गया, लक्ष्मी जी को आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस थी भी नहीं अभी तक तो सब सिर्फ इंटर लेवल का, इतना तो मैंने इंटर वालों में पढ़ाया ही है। नींद आ रही है तो कॉफी पीते रहे, नींद को दूर भगाते रहे। आ जाते हैं हम लोग अब
क्रोमेटिन का फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? न्यूक्लियोसोम है। अब यहाँ पर धीरे धीरे गियर चेंज होने वाला है और हम लोग इंटर करने वाले हैं CSIR के पहले एंट्रेंस में, है ना, पहले गेट को पार करने वाले हैं। न्यूक्लियोसोम, शुरुआत में इसको न्यूक्लियोसोम को ऐसा क्या बोला जा रहा था? बॉडी बोल रहे थे। बाद में एक साइंटिस्ट आए, कह रहे हैं बॉडी क्या बोल रहे हो यार, इसका नाम क्या रखा जाए? ऑडिट रखा जाए। ऑडिट ने, ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो CSIR में नहीं पूछे जाते हैं और एग्जाम्स आप देने जाओगे गेट, DBT वगैरह में, ICMR वगैरह में, जो कि अब DBT मर्ज भी हो रहा है, तो इनमें ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो पहले न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो एज अ कोर की तरह काम करती हैं। ठीक है, इस कोर के चारों तरफ क्या होता है? जैसे कोर तो मैंने बना दिया, ऐसे एक और कोर हो गया, ऐसे और भी कोर हो गए। ठीक है, मोतियों जैसा स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग धागा लपेटने में, कभी पतंग उड़ाए हैं जीवन में, तो जब धागा लपेटते हैं उसके चारों तरफ तो नीचे छोटा सा पत्थर लगा लेते हैं और पत्थर क्या करता है? उस धागे को टाइट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर जैसे या कोर पार्टिकल पाए जाएंगे जिसके चारों तरफ DNA रैप किया जाएगा। तो DNA देखते ही कोर पार्टिकल हो रहा है, ये कोर किस चीज का है, क्या है, उस चीज को अभी बाद में समझेंगे। ठीक है, और इसके चारों तरफ DNA आके रैप करेगा। ध्यान देना, DNA कैसे रैप कर रहा है? ये एक पूरा सर्कल बनाया, आधा बनाया, 1.5 हो गया, 1.5 से थोड़ा ज्यादा, 1.65 टाइम। कितना रैप कर गया भाई? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आया, 1.65 टाइम अराउंड द कोर। कोर किस चीज से बना है वो सब बात की बात है। फिर ये जाकर के दूसरी 1.65 टाइम 1, 1.5 एंड 1.65, बोलिए, ऐसे DNA रैप करता चला जाता है अराउंड दिस कोर। तो अब बात आती है कि यहाँ पर मैंने दो चीजें बनाई। एक क्या बनाया? एक बनाया कोर, ये बना दिया मैंने कोर, और ये क्या है? DNA है। तो एक हो गया आपका DNA और एक हो गया कोर। DNA की अगर हम लोग बात करें तो DNA कैसा होने वाला है? यहाँ पर ये DNA इस बीड, ये लग रहा है बीड्स है, ये क्या लग रहा है? बीड्स है, ये लग रहा है बीड्स है, और ये बीड्स एक धागे के ऊपर अरेंज है। ये बीड्स किसके ऊपर अरेंज हो रहे हैं? धागे के ऊपर अरेंज हो रही है, इसलिए हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बहुत अच्छी बात है। ये जो बीड्स हैं, ठीक है, इन दो बीड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये DNA, इसलिए DNA का नाम हम लोग दे सकते हैं लिंकर। लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे सकते हैं हम लोग लिंकर DNA। ये जो कोर है वो कोर काहे से बनती है? प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो अब हम लोगों को ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर से दो बातें पता चली कि जो न्यूक्लियोसोम है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है। बीड्स में जो कोर होता है वो क्या पाया जाए? वो कैसे बनता है? वो प्रोटीन से बनता है। वो प्रोटीन का है, कौन सी प्रोटीन होती है? वो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से बनता है और इसके चारों तरफ DNA आकर के रैप करेगा 1.65 टाइम। DNA आकर के रैप करने वाला है 1.65 टाइम। ठीक है, चलिए, इसके अलावा लिंकर DNA है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे समझते हैं कि हम लोगों को क्या मिल गया? यहाँ पर कोर मिल गया। अब कोर का मतलब क्या है? कोर काहे से बन रहा है? कोर बन रहा है हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन मतलब, हिस्टोन प्रोटीन का मतलब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हिस्टोन क्या है? यहाँ पर एज अ ऑक्टामर, एज अ ऑक्टामर अरेंज रहता है। हिस्टोन किस तरह से अरेंज रहने वाला? ऑक्टामर। अब ये ऑक्टामर जो होती है वो कौन कौन सी रहने वाली है यूनिट? तो ध्यान देना है, यहाँ पर 8 यूनिट वो कौन सी हैं? तो 3 प्रोटीन होंगी यहाँ पर ऑक्टामर में। एक होगी आपकी H2, एक होगी H3 और एक होगी H4। H3 और H4 जो होती है वो वेरिएबल नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है ना, वो कंजर्व्ड रहती है। ये क्या रहने वाली है? ये रहने वाली है कंजर्व। ये यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज कंजर्व। ये कैसी होगी? कंजर्व होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन H2 जो होती है वो वेरिएबल होती है, थोड़ा सा वेरी करती है। ठीक है,
थोड़ा सा वेरी कर गई और ये बन गए इसके दो सब टाइप, H2A और H2B। अच्छा, ये H2A और H2B में ज्यादा वेरिएशन हुआ, इसके दो अलग अलग क्लास बना दी, H2A और H2B। लेकिन फर्दर भी H2A और H2B भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती रहती है, तो ये वेरिएबल यूनिट हो गई। अब इन सारी यूनिट्स की दो दो कॉपी रहने वाली है। सारी यूनिट्स की कितनी कॉपी होने वाली है? दो कॉपी। तो दो दो कॉपी होने वाली है, तो दो H2A हो जाएंगे, दो H2B हो जाएंगे, दो H3 और दो H4। तो टोटल कॉपी हो गई 8 यूनिट हो गई। ठीक है, टोटल कॉपी होने वाली है क्या? 8 यूनिट होने वाली है। तो कोर जो मिलके बना है ये 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बन रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के खास बात क्या हो रही है इसके अलावा अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट में, ये जो एंट्री है और ये जो एग्जिट है, यहाँ पर एक और प्रोटीन देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी देखो ये जो है ये 3D मॉडल तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इस पे ना बना पाऊंगा। ठीक है, अभी 3D पे दिखाऊंगा कैसे। एंट्री और एग्जिट पे एक और तरह की प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन का नाम है H1 प्रोटीन। तो एक और तरह की हिस्टोन नई आ गई। एक तो हमको पता चला कोर में हिस्टोन प्रोटीन है जो ऑक्टामर बना रही है, H2 है, H2A है, H2B है, H3 है और H4 है। 4 हो गई, सबकी दो दो कॉपी है और एक ऑक्टामर क्रिएट हो गया। इसके अलावा एक H1 प्रोटीन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कहाँ पर पाई जाएगी? जो पाई जाएगी एंट्री में और एग्जिट में, है ना। अभी डायग्राम पे जो मैंने दिखाया उसमें तो केवल एंट्री ही दिख रही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। डायग्राम जो मैंने दिखाया उसमें तो केवल एंट्री दिख रही है। चलिए एक और डायग्राम दिखा दे, 3D स्ट्रक्चर कहीं तो होगा। मिल गया, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर। अब ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का जो भी दिख रहा है ये क्या है आपका? ये हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है वो H1 है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे आकर के डीएनए इंटर कर रहा है। ये देखिए डीएनए इंटर कर रहा है, एक बार पूरा क्वाइल कर रहा है। ये देखिए पूरा क्वाइल, देखिए भैया, देखिए एक क्वाइलिंग हो गई, 1, फिर गया, ठीक है, और एग्जिट कर गया। तो ये यहाँ पर क्वाइलिंग कितनी होगी? 1.65 टाइम। लेकिन आपको इस डायग्राम से इस चीज को सीखना है कि 1.65 टाइम क्वाइलिंग हो रही है। देखो हर चीज यहाँ पर आप क्या है, 3D में बहुत सारी चीजें 3D में ही समझ पाओगे और बहुत सारी चीजें आप 2D में ही समझ पाओगे। ठीक है, तो हम लोगों को इस डायग्राम से केवल ये समझना है कि H1 वाले पॉइंट से ही इंटर करेगा और H1 वाले पॉइंट से ही एग्जिट करेगा। तो H1 जो हिस्टोन होने जा रहा है वो कैसा हिस्टोन है? वो हिस्टोन जो H1 हिस्टोन है वो कैसा हिस्टोन हो रहा है? वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे पाया जाने वाला हिस्टोन प्रोटीन है। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या बताया जा रहा था, कहाँ पे थे? ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि H1 जो है वो एंट्री और एग्जिट पे पाया जाता है। इसके अलावा अब हम लोग कोर की बात करते, प्रोटीन लेवल पे पूरी बात हो गई। अब अगर हम लोग डीएनए लेवल पे बात करते हैं, तो अगर डीएनए लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर कितने डीएनए लेवल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितने, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर कितने जो डीएनए बेस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कोर है, कोर के चारों तरफ डीएनए जो रहने वाला है वो मान के चलते हैं लगभग 147 बेस पेयर। अच्छा, ये फिक्स नहीं, दो चार इधर उधर वेरी कर सकता है, इट डजेंट मैटर। तो कोर के चारों तरफ 1.65 टाइम ये टर्न किया और जिसके अंदर 147 बेस पेयर आकर के पार्टिसिपेट या पैक हो चुके हैं। इसके अलावा लिंकर की बात करते हैं तो लिंकर के अंदर 8 से लेकर के 114 बेस पेयर तक पार्टिसिपेट कर सकते देखने को मिलता है। तो लिंकर में कितने बेस पेयर होते हैं? 8 से लेकर के 114, और कोर में मोटा मोटी याद रखेंगे तो 147, ऑन एन एवरेज बोला जा रहा है 147। अच्छा, ज्यादातर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम की स्टडी करी गई तो पता चला कि जब एवरेज निकाला गया तो माना जा रहा है यहाँ पर कि ये 147 और ये कितना होने जाता है, लगभग रहता है 150, सॉरी ये कितना रहता है 53 मान के चलते हैं। तो एक रहने वाला है 147 और ये 153, तो सॉरी 53, तो 147 ये किसके चारों तरफ हो गया? आपके कोर के चारों तरफ।
एवरेज के टर्म में मानते हैं 53 में बार बार बोल रहा हूँ कि ये तो लगभग एक बार आप फिक्स बोल भी सकते हो, उसमें एक दो बेस पेयर का अंतर रहेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये डिफर करता है अलग अलग न्यूक्लियोसोम में, जो आगे जाकर के अभी फिक्स बताएगा आपको कि जो सोलेनॉइड मॉडल बन रहा है वो कैसा होने वाला है, जो सेकेंडरी लेवल है वो सोलेनॉइड के फॉर्म में रहने वाला है कि वो जिगजैग के फॉर्म में रहने वाला है, वो इस चीज को डिफाइन करेगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि लिंकर डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर जो होगा वो वेरी करेगा, ठीक है। तो फिर भी अगर एवरेज मान के चलते हैं तो लगभग ये 53 बेस पेयर का रहने वाला है। ये क्या है, 53 बेस पेयर का रहने वाला है। कहाँ पर पाया जा रहा है, लिंकर में। तो मोटा माटी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना बन रहा है, ये 200 बेस पेयर का एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम बन रहा है। एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक के मान के चलते हैं। अब देखते हैं जरा नोट्स में क्या बोला जा रहा है। नोट्स का शुरुआत में इसको नाम दिया बॉडी, बाद में इसको टर्म दिया ऑडिट ने। सिंगल न्यूक्लियोसोम अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम और लिंकर को मिला करके हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्रोमैटोसोम। तो एक चीज मैंने जो बोली उसको फिर से रिवर्ट करता हूँ कि ये जो 200 वाला बन रहा है ये क्या है, ये क्रोमैटोसोम है। न्यूक्लियोसोम केवल इस बीड को बोलेंगे, दिस इज द न्यूक्लियोसोम। द लिंकर, nucleosome plus linker leads to the formation of chromatosome which may be 200 base pair, which may be consist of 200 base pair of double stranded DNA। मैंने बोला है मे भी, है ना, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। द वेरिएशन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए का क्या कंपोजिशन है, लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं। अच्छा, तो मेन हम लोग को क्या समझना है कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ये न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूक्लियोसोम जो होता है वहां पर हिस्टोन पाई जाती है, 5 तरह की हिस्टोन मैंने बता दिया, और डीएनए लगभग मैंने 200 बेस पेयर का बताया। यहाँ पर हिस्टोन 2 तरह की, ऑक्टामर का कोर रहेगा, H2A, H2B, H3, H4 रहेगा, और H1 रहने वाला है। H1 कहाँ पाएगा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे H1 पाया जाता है, जबकि कोर में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जो लगभग 143 बेस पेयर का है। लिंकर है, ठीक है, 50 बेस पेयर का, 8 से 114 बेस पेयर तक वेरी कर सकता है। ठीक है भाई, बताइए सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सबको आ रही है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन से पूछ सकता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ाया जाए गाड़ी। इम्पोर्टेंट बात है कि CSIR लेवल में क्या पूछा जाता है, अभी तक कुछ CSIR लेवल की बात है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट यही आया, 147 बेस पेयर और 200 बेस पेयर वाला, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। बाकी CSIR लेवल में अभी लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, अभी हम लोग को तो पहुंचना पड़ेगा कहीं इस टाइप के स्ट्रक्चर में, इस टाइप के स्ट्रक्चर में। वो शायद आज हो भी ना पाए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है आज, आज थोड़ा सा स्टार्ट करना है, फिर कल से और रेगुलर पढ़ना है भाई। आप लोगों को कोशिश करिए जितना ज्यादा लाइव आके पढ़ पाए पढ़ ले, और बाकी अगर आपको कोई काम है तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड किए जाएंगे, वहां पढ़ ले, लेकिन कोशिश करिए लाइव आके पढ़े। सुबह उठ करके जगे, अपना फ्रेश हुए, 2 पैकेट कॉफी एकदम से पी लिया, सारी नींद गायब और पढ़ाई में लग गए। इंक्रीज, अब देखो डीएनए से जब ये जो मैंने किया, मान लेते हैं कि ये डीएनए था, ध्यान देना हमको, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सुंदर था। अब इसमें 147 बेस पेयर है, ठीक है, 147 बेस पेयर ये है, और प्लस लिंकर डीएनए भी हो रहा है, मान के चलते 53 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एक अपनी कुछ एक स्पेसिफिक लेंथ बनेगी, 2 बेस पेयर का जो दो बेस पेयर की बेस पिच जो रहती है, पिच जो होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। हालांकि ये सब अभी आगे बताया जाएगा इन सब चीजों को। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ये बहुत छोटे हो जाते हैं। मैंने बोला ना, मैं पढ़ा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सन बढ़ रहा है। कॉम्प्लेक्सन कितना बढ़ रहा है कि इतना बड़ा सा डीएनए कितना कॉम्प्लेक्स हो, बोला कि ये अपनी जो भी ये लेंथ हो रही है, इस लेंथ का 6 गुना, 6 टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 6 गुना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या हो गया भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो डीएनए कितना टाइम कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप बोलोगे 6 गुना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टाइम
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आया है, इन लेफ्ट हैंडेड मैनर। और अगर ये पॉइंट आता है तो बच्चे इतनी तेजी से इसको गलत करने के लिए कूद जाते हैं, क्योंकि सदा से पढ़ रहे हैं कि जो बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है और बी डीएनए ही मोस्ट अक्रिंग है। तो वो सदा से यही पढ़ रहे हैं, तो वो तुरंत ही लगा देंगे कि नहीं भाई यहाँ पर तो राइट हैंडेड होना चाहिए, स्टेटमेंट गलत है। देखो, जब डीएनए जब से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है तो वहां पर कॉइलिंग तो राइट हैंडेड होगी, ठीक है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ रैप करना है। ये देखिए भाई, तो इस न्यूक्लियोसोम के जब चारों तरफ हमको रैप करना है तो वो कैसे करें? तो वो राइट हैंडेड अगर हम लोग बोले तो राइट हैंडेड कॉइलिंग कैसे हो रही है? राइट हैंडेड कॉइलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंडेड का मतलब क्लॉकवाइज। आप किसी भी चीज को ऐसे से घुमा सकते हो, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, है ना, दक्षिणावर्त, वामावर्त, है ना। अब इससे ज्यादा हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। तो अब ध्यान रखना है कि ये जो कॉइलिंग होती है वो कैसी होगी? लेफ्ट हैंडेड होगी, राइट हैंडेड नहीं होगी। मतलब हम लोगों को इसको शुरू ऐसे नहीं करना है, बल्कि ऐसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड होगी। क्या बताया? डबल सिंगल स्टैंडर्ड से, फिर से ध्यान रखना, 10 बार बताएंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड की कॉइलिंग अगर बी डीएनए जो मोस्ट स्टैंडर्ड है वो तो राइट हैंडेड ही होगी, लेकिन जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियोसोम के चारों ओर लपेटा जाएगा तो उसको लेफ्ट हैंडेड किया जाएगा। अब क्वेश्चन बन रहा है, अब यहाँ पे आया एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जितना टाइट पैक होगा उतना उसका एक्सप्रेशन कम होगा, और अगर डीएनए को एक्सप्रेस करना है तो डीएनए की पैकिंग को लूज करेंगे। अगर डीएनए की पैकिंग लूज होगी, अगर डीएनए की पैकिंग यहाँ पर लूज होने वाली है ना, तो लूज पैकिंग में डीएनए एक्सप्रेस करेगा। आपने जीवन में कभी नाम सुन रखा होगा क्या? यू क्रोमैटिन का नाम। तो डीएनए यहाँ पे यू क्रोमैटिन कहलाया जाएगा। अगर डीएनए को जितना टाइट आप डीएनए को करते चले जाएंगे, डीएनए का एक्सप्रेशन कम होता चला जाएगा, डीएनए का एक्सप्रेशन कम होता चला जाएगा, और यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा? हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? आप बोल रहे हो, आप अपने अपने अंदर की इंफॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ योर वॉइस, है ना, एक्सप्रेस कर रहे हो। अब आपका गला जितना टाइट करते चले जाएंगे उतना कम समझ बोल पाओगे, है ना, आपका एक्सप्रेशन उतना ज्यादा बोल सकते हो बाधित होगा। ऐसे ही डीएनए में भी होगा। अब जब डीएनए को लेफ्ट हैंडेड क्वाइल किया जाता है, रैप किया जाता है, तो जो डीएनए की क्वाइलिंग हुई है वो थोड़ा सा लूज हो पाती है, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग हो जाती है। और लूज हो जाने से क्या होगा? डीएनए का एक्सप्रेशन बढ़ता है। ये एक तरीका हुआ डीएनए के एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए। अच्छा, डीएनए को हमेशा एक्सप्रेस भी नहीं करना है तो टाइट भी रखना है, तो मतलब हमें टाइट और लूज को बैलेंस करके रखना है। तो हमेशा लगातार हम लोग टाइट ही नहीं करते चले जाएंगे। जब सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बना तो डीएनए टाइट हुआ, लेकिन अब इसको बिल्कुल टाइट ही नहीं करेंगे, अब कुछ लूज भी करेंगे। और लूज करते करते इतना लूज भी नहीं करेंगे कि सारा का सारा डीएनए एक्सप्रेस करना शुरू हो जाए, हमारी लीवर की सेल में पेनक्रियाज वाला भी फंक्शन आ जाए, वो वहां के भी एंजाइम बनाने लगे, आंखों को देखने की भी क्षमता आ जाए। मतलब लीवर की सेल है ना, तो लीवर की सेल में ऐसा क्या खास है कि वो बाइल जूस बना रहा है, वो उसको आंखों की सेल में ऐसा क्या खास है कि वो सिर्फ देख पा रही है, जबकि सबके पास क्रोमोसोम तो सेम है। तो ये एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन ये सारा खेल इसी चीज का है कि डीएनए कहाँ पर लूज हो रहा है और कहाँ पर टाइट हो रहा है ना, कैसे लूज किया जा रहा है, कैसे टाइट किया जा रहा है, कैसे डीएनए की रीमॉडलिंग की जा रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो अब धीरे 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 हम लोग कोर की तरफ पढ़ना शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, ठीक है। अगर बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आते, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, आपको गूगल यूट्यूब पे जाकर NCERT_अनफिल्टर डालना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 8-10 लेक्चर पढ़े हुए पूरा अच्छे से लगा के 4-5 घंटे डबल स्पीड में सिर्फ देख लेना, ना नोट्स बनाना है, ना कुछ नहीं करना है, ना रटना है, बस उसको देख लेना है। आपके बेसिक्स पहले मजबूत हो जाएंगे, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अच्छा, क्योंकि अब डीप बढ़ता चला जाएगा। अगला पॉइंट क्या आया? ये पॉइंट उम्मीद है आपको सबको समझ में आई।
ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए को सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सबको यार ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लक्ष्मी जी को आ रही है, हरिओम जी को भी आ रही है भाई, थैंक यू। मैम दीप्ति मैम को भी आ रही है, सबको आ रही है वाली बात समझ में? चलिए शुक्रिया। क्या हुआ? मनाल मैम को भी आ रही है, सबको बात समझ में आ रही है, धन्यवाद। आगे हम लोग अब ध्यान देते हैं कि डीएनए लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर क्यों कॉइल हुआ, और हर स्टेप का यही तो सीएसआईआर ना, कोई चीज हुई ये फैक्ट है, ये डीबीटी तक सीमित है, ये आईसीएमआर तक सीमित है। सीएसआईआर लेवल पे एक अच्छे रिसर्चर बनना है, सीएसआईआर लेवल पे काम करना है, तो आपको जानना है कि वो चीज क्यों हुई, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये सब चीज को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया? डीएनए जो ऑक्टामर क्या हो गया? H1, ऑक्टामर में क्या हो गया? H2A, H2B, H3, H4 रिकॉल करेंगे। लिंकर में क्या पाया गया? H1 कहाँ पाया गया? एंट्री और एग्जिट साइड पे पाया गया। डीएनए जब रैप किया कितने टाइम रैप किया? 1.65 टाइम रैप किया। इसके अलावा कितने न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 147 न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करते हैं। एक एवरेज है, ये फिक्स नहीं है, इसमें 2-3 का वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन लिंकर डीएनए में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा। अभी जब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, सोलेनॉइड स्कैफोल्ड वगैरह पढ़ेंगे, जिगजैग मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर वेरिएशन पार्टिसिपेट करने वाला है। इसके अलावा और क्या बात पता चली कि ये जो कॉइलिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग से क्या होता है? निगेटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट होती है, डीएनए की पैकिंग जो होती है वो थोड़ा लूज हो पाती है, और लूज होने से डीएनए क्या हो पाता है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन उसका बढ़ पाता है। यहाँ पर जो लूजनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वो कितना यू क्रोमेटिन होगा, और जितना टाइट होता जाएगा वो उतना ज्यादा हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, या बोल सकते हैं एक्सप्रेस करेगा ही नहीं अगर हेट्रोक्रोमेटिन है। अब बात करते हैं कि डीएनए जो होता है वो रिच होता है लाइसिन और आर्जिनिन, है ना? लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स खूब ढेर सारी पाई जाती हैं। सर ये लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज है ना, तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन मैं याद करता था, कराता था एचआर के, याद रखना आप। ठीक है, अमाइनो एसिड का सिंगल लेटर एक्सप्रेशन जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप याद रखना कि जो मोस्ट पॉजिटिव एक्टर है जिसको देख करके मन मजा आ जाता है वो है आपका एचआर के ऋतिक रोशन, है ना? एच मतलब हिस्टिडीन, आर का मतलब आर्जिनिन, के का मतलब लाइसिन। लाइसिन को के से दिखाते हैं, आर्जिनिन को आर से दिखाते हैं, और एस्टिडीन को एच से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन जो आर के महाराज है वो खूब दम लगा के पाए जाते हैं, और ये सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अमीनो एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है और निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड जो नाम है, बायोलॉजी में जो एक नाम चलता है अमाइनो और एसिड, तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि अमाइनो का मतलब अमाइनो ग्रुप होता है ना, NH2 ग्रुप, और एसिड का मतलब क्या होता है? एसिडिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O COH, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो अमाइनो और एसिड से मिल करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसका नाम दिया गया अमाइनो एसिड। इसमें अमाइनो ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है ना, और जो आपका एसिडिक ग्रुप होता है वो माइनस चार्ज क्रिएट करता है। कब क्रिएट करेगा? जब ये अपना H प्लस दे देगा, जब ये अपना H प्लस दे देगा। ये कब करेगा? जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पाया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री आ रही है, बहुत आसान है, बायोकेमिस्ट्री में सिखाएंगे। ये अपना जब लोन पेयर दे देगा और यहाँ पर कुछ भी H प्लस वगैरह ले लेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज ओवरऑल आपको पता चला कि ये प्लस चार्ज क्रिएट करता है। अब फिर से बात समझते हैं कि हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन पाया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप से आता है। ये अमाइनो ग्रुप एक्सपोज्ड रहता है। मान लिया कि ये प्रोटीन है, तो अगर प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो इस प्रोटीन में कुछ स्ट्रक्चर, कुछ जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो कोर में रहेंगे, ये कोर हो गया, और कुछ बाहर एक्सपोज फॉर्म में रहेंगे। जो एक्सपोज फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं NH3+। ठीक है, NH3+ के फॉर्म में यहाँ पर रहने वाला है। यही पॉजिटिव चार्ज जो होता है डीएनए पे पाए जाने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जनरेट करते हैं, और प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए की एक कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग हो पाती है। ठीक,
अब एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, इसको तो मैं हाईलाइट भी अलग कलर से कर दूं, और जो बार बार पूछा भी जाता है और बार बार हजार बार गलत भी हो जाता है। चलिए भाई देखते हैं क्या पूछा जाता है। ये ग्रीन कलर से जो मैंने बताया कि कौन सा जो हिस्टोन है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट अभी अगर केवल इतने का टेस्ट लिया जाए तब तो याद कर लोगे, लेकिन CSIR का सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है। अगर आप सारा सिलेबस पढ़ लोगे, ठीक है, पहली बात तो सारी यूनिट्स पढ़नी भी नहीं है, ठीक है, सारी यूनिट्स नहीं पढ़नी है। अगर 8-9 यूनिट भी आप लोग पढ़ते हो और जनरल कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से, डजंट मैटर, 8-9 यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हो, इट इज मोर देन इनफ, है ना। और 12 यूनिट पूरी, 13 यूनिट पूरी पढ़ ले रहे हो तो आपका CSIR का JRF नहीं क्वालिफाई होगा। आप खाली यही समझते रहोगे पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। तो वो अभी स्ट्रेटेजी अलग से बताया जाएगा। अभी ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है ना, अलग से किसी दिन इंटरेक्शन क्लास से बता देंगे। पहली क्लास से ज्यादा ज्ञान देना है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो डेटा आएंगे उनको कैसे समझा जाए, उनको कैसे याद रखा जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना, कि कौन सा हिस्टोन ज्यादा हैवी होगा और कौन सा हिस्टोन जो है वो कम हैवी होगा। तो ये डेटा नहीं याद हो पा रहा है सर हमको, ये वाला डेटा क्या किया जाए, ये डेटा याद भी नहीं रखना है, पहली बात तो। दूसरी चीज हम लोगों को क्या याद रखना है, हमको इसका सीक्वेंस याद रखना है, जिसके लिए बढ़िया सुंदर सी ट्रिक बनाई गई है, अभी समझा रहे हैं क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है कि H1 का नाम याद रखना है। H1 जो है वो नाम है छोटा H1, लेकिन ये सबसे पहला है और ये सबसे भारी है, सबसे हैवी है, इंपॉर्टेंट बात, हैवी। इसके बाद सबसे ज्यादा K और R पाए जाते हैं, तो K और R सबसे ज्यादा H1 के पास पाए जाते हैं। H1 K और R पाए जाने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास खूब सारा प्लस चार्ज होगा, इसके पास खूब सारा केटायन होगा। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, केटायन, सबको ये बात पता है, नहीं पता तो जान लेते, इसको बोलते हैं एनायन, जहां पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। एनायन और केटायन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बायोलॉजी वाले, पता नहीं क्यों। माइनस चार्ज को बोला गया एनायन, माइनस चार्ज को बोला गया एनायन, और माइनस को जब काट दिया तो केटायन, माइनस को काट दिया तो केटायन, उसमें क्या दिक्कत है। तो काट दिया तो क्या बना, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होता है, केटायनिक होता है ना। मतलब वर्डिंग चेंज कर दे कि इसमें से कौन सी केटायनिक अमाइनो एसिड है, तो अब आप केटायन आप भूल ही बैठे हो कि केटायन माइनस चार्ज था या प्लस चार्ज था। बेसिक्स है, बहुत लोगों को नहीं भी आ रही है, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो माइनस को जब काटा तो प्लस बना, और प्लस पॉजिटिवली चार्ज बने को काटा तो क्या बोला, केटायन बना। अब याद क्या रखना है आपको, सिंपल एक सर्कल बना लेना है, ठीक है, और सर्कल बना करके लिखना है आपको, नाम शुरू करना है H2A से, पहले कोर वाले लिखेंगे H2A, H2A, और ये लिखना है आपको, रफ पे प्रैक्टिस करनी है। नोट्स में दे दूंगा, आप सारे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को बढ़िया से 2-3 रफ खरीदनी और रफ को बार बार लिख लिख के पढ़ना। नोट्स, सुंदर से नोट्स बनाने की उम्र अब जा चुकी है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा, है ना। प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लो, टाइप वगैरह पढ़ते हो सामने बोल लो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस दम लगा के करो। और अभी क्वेश्चंस CSIR लेवल का जब आप पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो दुनिया में, आपने पढ़ तो लिया CSIR लेवल का, फिर CSIR लेवल के आप क्वेश्चंस भी लगाओगे, और अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है सही से, या आपको पढ़ाया ही नहीं गया, है ना। तो अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह से CSIR लेवल को पढ़ना है। चलिए भाई, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर से देखते क्या किया। एक सर्कल बना, क्या किया है, सर्कल बनाया है, क्या लिखा था, H2A, H2B, H3 और H4, है ना। अब जहां से खत्म किया वहां से शुरू करना है, पुराना जो भी पढ़े थे भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉरी भाई। चलिए देखते हैं, जहां से शुरू किया था, खत्म किया था, वहां से शुरू करना है। H4 से खत्म किया था, H4 से शुरू करना है, फिर ये बाकी कहानी वही है, ठीक है। तो पहला नंबर किसका आया, आपका H4 का आया, ठीक है। दूसरा नंबर किसका आया, H2B का आया। तीसरा नंबर किसका आया, HA का आया। और चौथा नंबर किसका आया, H3 का आया। ये हो गया सीक्वेंस। तो सबसे हल्का जो होने वाला है सबसे पहले आ गया, फिर और भारी, और भारी, और सबसे भारी कौन आ रहा है, H1। सबको ये वाली बात समझ में आ गई क्या भाई, सबको ये वाली बात समझ में आ गई।
रंगोली जी को आ गई, लक्ष्मी जी को भी आ गई, हरिओम जी को आ गई, कपिल जी को आ गई। सबको वाली बात उम्मीद है समझ में आ गई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी। क्या करना था, H2A से शुरू करना है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मैं दोबारा दोबारा 10 बार बता सकता हूँ, लेकिन ये याद रखना है, सीक्वेंस बेस्ड खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन है, कोर इन्फॉर्मेशन है ना। और इसमें वो ऐसा करेगा, कंफ्यूज जरूर करेगा। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं याद कर लूंगी और आगे जाकर के लिख दूंगी। जब 7-8 यूनिट तैयार होती है तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, ठीक है, हमेशा गलत होते हैं। H1 सबसे छोटका देखने में लग रहा है, लेकिन ये सबसे भारी है। इसके पास सबसे ज्यादा कैटायनिक प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स पाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा हिस्टिडीन और लाइसिन और आर्जिनिन पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर ये क्रिएट कर रहा है, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर क्रिएट कर रहा है H1, ठीक है। और बाकी ये ट्रिक आपको उम्मीद है याद हो गई है। अब ये याद रहेगी नहीं, क्यों नहीं याद रहेगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे भाई तभी ये याद रहेगी। तो आप इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। चलिए, अब ये सब कुछ नहीं याद रखना है, ये हमने बना दिया है टेबल बढ़िया डेटा दिखाने के लिए। याद वाद कुछ नहीं रखना, ये सब है ना। याद क्या रखना है, याद आपको ये याद रखना है। ये डेटा याद रखना भी नहीं है, याद कर भी नहीं पाओगे। अब देखते हैं, मैंने पहले भी बताया कि H3 और H4 जो होता है वो मोस्ट कंजर्व टाइप ऑफ स्टोन होता है। H3 और H4 क्या होता है, मोस्ट कंजर्व टाइप का स्टोन होता है। H2A और H2B मैंने पहले बताया, ये वेरी करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के H2A और H2B पाए जाते हैं। शुरू में जब H2 था तो उसमें ही वेरिएशन दिखा और ज्यादा वेरिएशन दिखा, इसलिए इसको सब टाइप में भी डिवाइड करना पड़ा। सब टाइप्स कौन से बनाने पड़े, H2A और H2B टाइप के। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया अलग अलग स्पीसीज में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो वो स्पीसीज स्पेसिफिक भी वेरिएशन यहाँ पर मिलता है। तो वेरिएबल कौन हो गए, H2A और H2B, नाम से ही पता चल रहा वेरिएबल है। AB क्यों आया, क्योंकि वेरी कर रहे होंगे तभी तो AB आया। और स्पेसिफिक भी मैनर में भी वेरी कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के अंदर H2A और H2B का वेरी करने का मतलब समझ रहे हो ना। अमाइनो एसिड्स का कंपोजिशन या सीक्वेंस थोड़ा अलग होगा। ह्यूमन के अंदर मान लिया, ह्यूमन के अंदर कुछ अलग चल रहा है ना, और डॉग के अंदर कुछ अलग चल रहा है, कैनिस फैमिलियरिस में अलग चल रहा है, होमो सैपियंस में अलग चल रहा है, फेलिस टेग्रिस में अलग चल रहा है, लियोपेंथ्रा में अलग चल रहा है। कुछ कुछ अलग अलग देखने में मिल सकता है। अच्छा भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ क्या रहा है यहाँ पर, जो कंजर्व रीजन है वो कंजर्व रीजन कोर हिस्टोन का है ना। कोर स्टोन का मतलब H2A, H2B, H3, H4 हो, तो आपको पता ही चल गया। उसको हम लोग HFD के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया, पूरी संसार, आप लोग सदा से बहुत छोटे पर से उसको किस नाम से जान रहे हो, HFD के नाम से जान रहे हो, है ना। पूरी कायनात इसको जानती है HFD के नाम से, हिस्टोन फोल्ड डोमेन के नाम से। अब एक इंपॉर्टेंट आया पॉइंट, है ना, स्टोन फोल्ड डोमेन के नाम से जानती है। अब हम लोग आगे जानने वाले हैं स्टोन फोल्ड डोमेन के नाम से, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक के सबका कवर हो चुका है, गाड़ी बहुत तेज भगानी नहीं है। यहाँ तक सबका कवर हो चुका है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को। क्या क्या कॉन्सेप्ट है मन में रिकॉल करिए, मैं बोल रहा हूँ आप रिकॉल करिए, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ रिकॉल करिए। क्या रिकॉल करेंगे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या था, डबल स्ट्रैंडेड। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या चल रहा था, क्रोमेटिन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जा रहा था। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, क्रोमेटिन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जा रहा था, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे लोगों को फंसाया जाता है। देखते हैं कहाँ रह गया, कहीं तो हो गए, ये रह गया भाई। देखो, एक पॉइंट मैंने ये बताया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बना देगा, फिर कहोगे आप तो यही पढ़ाए थे। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा होगा, नॉन हिस्टोन। फिर मैंने बोला ये कहाँ पाया जाता है, ये क्रोमेटिन में पाया जाता है। फिर मैंने बोला कि क्रोमेटिन के कई लेवल से, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल को न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। और फिर देखो मैंने यहाँ पर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, नीचे मैंने लिखा है कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन पाया जाता है जो 5 तरह का है,
और डीएनए पाया जाता है। नॉन हिस्टोन लिखा ही नहीं है। न्यूक्लियोसोम लेवल पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा और लिख देगा, जो ऑप्शन बनाएगा कि न्यूक्लियोसोम का कंपोजिशन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन है, यह ऑप्शन गलत है। न्यूक्लियोसोम लेवल पे नॉन हिस्टोन नहीं पाया जाएगा। तो नॉन हिस्टोन कहाँ पाया जाएगा, तो जानने के लिए देखते रहिए, अभी आगे बताया जाएगा, है ना। तो ठीक है, अभी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, सोलेनॉइड बचा हुआ है, स्कैफोल्ड बचा हुआ है, तो अभी आगे जानेंगे धीरे धीरे। क्या याद रखना है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम नहीं पाया जाता है। पहले मैंने नोट्स में लिख रखा था न्यूक्लियोसोम में नॉन हिस्टोन जो है वो नहीं पाया जाता है, फिर मैंने कहा ये कंफ्यूज करेगा बाद में। आपको याद रखना है कि ये नहीं पाया जाएगा। चलिए भाई, कहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग अब आ चुके हैं HFD की दुनिया में। तो इम्पोर्टेंट कोर पॉइंट जो थे फिर से देखना है, और यही पढ़ने का तरीका है, पुराना रिकॉल करते चलेंगे बार बार। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर का ऑर्गेनाइजेशन पता चला। H1 कहाँ पाया गया, H1 एंट्री और एग्जिट के समय पाया गया। कोर डीएनए, लिंकर डीएनए के बारे में खूब अच्छे से जान लिया। लिंकर डीएनए पर ही पाया जाता है आपका क्या, आपका क्या पाया जाएगा, H1 प्रोटीन। अच्छा, H1 प्रोटीन जो होती है, देखो कोर बनाने में H2A, H2B, H3, H4 पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन लिंकर को भी फोल्ड करके न्यूक्लियोसोम से हम लोगों को सोलेनॉइड लेवल पे पहुंचना है, इसके फोल्ड लेवल पे पहुंचना है। इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन, तो लिंकर जो होता है, H1 प्रोटीन जो होती है वो भी फोल्डिंग में मदद करती है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने गलत कर दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी में लिंकर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। खूब जम के पार्टिसिपेट करेगी, अभी आप आगे देखेंगे। अभी तो केवल प्राइम फर्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे न्यूक्लियोसोम लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, इन सब चीजों को भी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो लिंकर भी फोल्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी, अभी आगे जब सोलेनॉइड पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग जाने जा रहे हैं HFD। बार बार बोलेंगे, HFD का मतलब क्या है, हिस्टोन फोल्ड डोमेन। ठीक है, हिस्टोन फोल्ड डोमेन की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। हिस्टोन फोल्ड डोमेन की अगर हम लोग बात करें, HFD की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 70 अमाइनो एसिड से मिलके बन रहा है। ठीक है, जो 70 अमाइनो एसिड क्या करती है, प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे हेलिक्स बना लेती है। इन हेलिक्स को हम लोग बोल सकते हैं अल्फा हेलिक्स। तो 3 अल्फा हेलिक्स, ये 70 अमाइनो एसिड क्या करती हैं, 3 अल्फा हेलिक्स बना सकती है ना। अलग अलग तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर हो रहा है क्या, अल्फा हेलिक्स। एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका क्या, अल्फा हेलिक्स। तो HFD के बारे में 2 बातें पता चली। ये क्या होता है, लगभग 70 अमाइनो एसिड, लगभग वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी फिक्स नहीं है, थोड़ा 2 4 5 एडजस्ट करिएगा, है ना, करना ही पड़ेगा। तो 70 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, 3 अल्फा हेलिक्स होने वाली है, और C टर्मिनस पे पाया जाता है कोर प्रोटीन के। तो कोई भी अगर प्रोटीन होगा भाई, मान लिया कोई प्रोटीन है ना, ये कोई भी एक प्रोटीन हो रही है। चलिए भाई, ये प्रोटीन बना रहे हैं, तो किसी भी प्रोटीन के 2 टर्मिनस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, मान लिया एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर में दिखा दे रहे हैं, कार्बन है ना, हाइड्रोजन है, नीचे क्या है, या तो हाइड्रोजन है या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड O और O और H यहाँ लगाए दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं। कुछ समय बाद क्या होगा, यही H चला जाएगा, है ना, ये H यहाँ से हटेगा, यही भी हो सकता है, बाहर एसिड से भी आ सकता है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेकर के यहाँ पर प्लस चार्ज ले आएगा, और यहाँ से चला जाएगा तो माइनस चार्ज ले आएगा। ये सब चीजें बहुत अच्छे से बायोकेमिस्ट्री में समझेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, एक अमाइनो एसिड हो गया, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। यहाँ पे कार्बन तो यहाँ पर 2 टर्मिनस है, एक हो सकता है C टर्मिनस और ये हो सकता है N टर्मिनस। मतलब ये अमाइनो एसिड एक है, ऐसे ही 2 है, 3 है, 4 है, आपस में एक बढ़िया से एमाइड बॉन्ड के थ्रू, एमाइड बॉन्ड के थ्रू, एमाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, प्रोटीन में पाया जाने वाला एमाइड बॉन्ड, इसलिए इसको पेप्टाइड बोला गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे। जब भी जुड़ेंगे तो अंत में कभी ना कभी एक टर्मिनाई आएगी, और वो कोई एक टर्मिनाई या तो N होगी या तो C होगी, या तो N होगी या तो C होगी। तो ऐसे ये भी एक प्रोटीन है, ये भी अमाइनो एसिड से बना है, तो इसका भी एक टर्मिनाई आएगा। मान लिया एक N टर्मिनाई आ गया और एक C टर्मिनाई आ गया। जो C टर्मिनाई होता है, उस C टर्मिनाई की तरफ क्या रहता है, या इसको C मान लेते हैं। ठीक है,
इसको सी मानते ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों मानते हैं अभी पता चल जाएगा। इसको सी मान ले रहे हैं और इसको एन टर्मिनाई मान ले रहे हैं। सी टर्मिनाई की तरफ मान लिया प्रोटीन का बीच का पार्ट हो गया। ये प्रोटीन कौन सी हो रही है, ये प्रोटीन हो रही है आपकी हिस्टोन प्रोटीन हो रही है। एचएफडी मैंने आपको बताया जो कंजर्व रीजन होता है H2A, H2B, H3 और H4 है ना, उसको उसमें जो कोर स्टोन होता है उसका जो कंजर्व्ड रीजन रहता है, जो हमेशा कंजर्व्ड है, जो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी नहीं कर रहा है। तो आगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में कंजर्व रीजन का भी बहुत सारा यूज है और वेरिएबल रीजन का भी बहुत सारा यूज रहने वाला है। अभी हम लोग बात इस चीज को समझेंगे धीरे धीरे। अभी इतना जानते हैं कि इसके लगभग 70 अमीनो एसिड, बहुत देर से इसी पॉइंट पे अटके हुए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। वो क्या कर रहा है, 3 अल्फा हेलिक्स बना दे रहा है। अल्फा हेलिक्स 1 हो गया, अल्फा हेलिक्स ऐसे 2 हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स ऐसे 3 हो सकते हैं। तो 3 अल्फा हेलिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 अल्फा हेलिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेट हो गए हैं सप्तऋषि मंडल जी, लेट हो गए हैं थोड़ा आज। चलिए, 2 3 4 बच्चे नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है, बच्चे नहीं है, सर लोग नहीं है, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, अच्छा अब आगे देखना है कि ये सी टर्मिनस पे पाया जाएगा ऑन एवरी कोर स्टोन। तो एचएफडी कहाँ पाया जा रहा है, एचएफडी पाया जा रहा है सी टर्मिनस की, सी टर्मिनस मतलब इस साइड पे सी टर्मिनस पे पाया जा रहा है, सी टाइप पे पाया जा रहा है। सबको बात समझ में आ रही है ना, सबको ऑडिबल विजिबल प्रॉपरली हो रहा है ना, उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक, सबको समझ में आ रहा है? कुछ थम्सअप वगैरह बनाते रहो। हाँ, हरिओम को आ रहा है, हरिओम का थम्सअप जो है हमसे करा आगे की ओर पढ़ो। चलिए भाई, थैंक यू। विवेक जी को भी समझ में आ रहा है, दीप्ति मैम को भी आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं एचएफडी से। ठीक है, तो अभी एचएफडी के बारे में बहुत कुछ जाना। अभी एचएफडी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मिली है कि सी टर्मिनस की तरफ लगभग 70 अमीनो एसिड की जो सीक्वेंसेस रहेंगे जो लगभग 3 अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज रहता है, उसको एचएफडी बोल रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है, कंजर्व रीजन में पाया जाता है। अच्छा, सीक्वेंस इसेंशियल फॉर द हिस्टोन इंटरैक्शन एंड डाइमेराइजेशन। ये जो सीक्वेंस होते हैं एचएफडी का जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, एक हिस्टोन है मान लिया H2A और वो दूसरे H2A के साथ में मिलेगा, तो इनके बीच में इंटरैक्शन कराने की जिम्मेदारी यही कंजर्व्ड रीजन की एचएफडी की है। इनको इंटरैक्ट कराना है, इनको डाइमेराइज कराना है, इनको पास लेके आना है, डाइमेराइज कराना है और आपस में इंटरैक्ट यहाँ पर कराना है। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है ना? बात तो भाई सबको समझ में आ ही रही है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपरली। हाँ, रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग भी चल रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जो अब दूसरा टर्मिनल भी तो आ गया। दूसरा टर्मिनल क्या आ रहा है, दूसरा से टर्मिनल आ रहा है एन टर्मिनल। एन टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, द एन टर्मिनल ऑफ द हिस्टोन कोर फॉर्म टेल्स। हिस्टोन टेल जो होता है उसका एन टर्मिनल टेल बनाता है। अब टेल कैसे बनाता है, टेल का जरा खेल समझते हैं क्या है। मान लिया गया कि ये हिस्टोन के प्रोटीन हो गए, ये ऐसे है ना, इनसे टेल्स निकली रहती हैं। ये ऐसी ये चार उठा करके ये चार ऐसे बीच से पकड़े बॉल और इसी के ऊपर 4 और रख दिए तो एक 8 बन जाएगा, है ना, 8 ऑक्टामर बन जाएगा ना। 4 बॉल ऐसे हम पास मिला के रखी, चारों बॉलों को ऐसे पकड़ के उसी के ऊपर 4 और रख दी तो एक क्या बन गया, ऑक्टामर बन गया। इसी से साइड से ऐसे टेल निकली रहती है, ऐसे, है ना। क्वेश्चन क्या है, टेल काहे से बनता है, टेल बनता है एन से। ठीक है, टेल काहे से बनता है, एन से। एचएफडी काहे से बनता है, देखो हमने बोला दो टर्मिनस है, सी टर्मिनस और एन टर्मिनस। आप खुद सोचो, 2 बातें मैंने बोली, एचएफडी और क्या बोला, टेल। स्टोन में 2 पार्ट हो गए, एचएफडी और टेल, है ना, सी टर्मिनस और एन टर्मिनस। तो सी के करीब क्या है, एच है, सी के पास में एच आता है ना,
और N के पास में T आता है, तो N टर्मिनस टेल है और C टर्मिनस पे HFD डोमेन पाया जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आगे आगे अभी HFD वर्ड और टेल वर्ड यूज होने वाला है जब रीमॉडलिंग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो टेल होती है वो क्या करती है, अगर इस टेल को हम लोग ट्रिप्सिन से ट्रीट करा दे, अगर इस टेल को हम लोग क्या करा दे, ट्रिप्सिन से ट्रीट करा दे, ट्रिप्सिन से ट्रीट कराते हैं ऐसे, ठीक है, ट्रिप्सिन से ट्रीट कराते हैं, तो ट्रिप्सिन से ट्रीट कराने पे भैया क्या हो गया, क्या हो गया, ये टेल गायब हो गई। तो इट कुड बी रिमूव बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, है ना। जो कोर बायोलॉजिस्ट वाले हैं वो लोग सोचे ट्रिप्सिन कहां से बन रहा था, ट्रिप्सिन बन रही थी पेनक्रियाज में बनती है ना, पेनक्रियाज में बनता नहीं, अटल बनता नहीं, कुछ याद आ रहा होगा आपको, अटल बनता है, अटल ATL बनता है ना। रिमूव करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम चाहिए, तो ट्रिप्सिन कैन बी रिमूव बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन टेल कैन बी रिमूव बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। वेरी गुड। साइट ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये वही साइट है जहां पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कराया जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, जब ट्रांसलेशन हो जाता है उसके बाद फर्दर कैसे मॉडिफिकेशन करना होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन के बाद में जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होती हैं उन अमाइनो एसिड्स के अंदर मॉडिफिकेशन कराया जाता है। कहां पे कराया जाता है, हे बुद्धिजीवियों जरा सोचिए, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सेल में किस सेल ऑर्गेनेल में होता होगा, कोई सेल है, कोई हिस्टोन बनाना है, हिस्टोन बन गई है, राइबोसोम पे हिस्टोन बन चुकी है, हिस्टोन की प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना, नहीं दोस्त, गोल्जी बॉडी, विवेक भारती बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। हरिओम जी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बनती है और बन करके वहां पर फोल्ड होगी, फोल्डिंग होगी। मॉडिफिकेशन कराना है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं कराना पड़ेगा आपको, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये सुंदर सी गोल्जी बॉडी हो गई। यहां से उस प्रोटीन को प्रॉपरली पैक करना पड़ेगा, प्रोटीन हो गई, उस प्रोटीन को प्रॉपरली पैक करना पड़ेगा और पैक करके उसको 2 रुपया देना होगा। क्या देना होगा भैया, 2 रुपया देना होगा। 2 रुपए ऐसे, एक दो, उस 2 रुपए को क्या बोलते हैं, COP2। इसमें क्वेश्चन आया था इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना। COP2 प्रोटीन से कोट करना पड़ेगा और ये कोट करके आगे जाएगा, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटेड पाथवे। कहा जाएगा, गोल्जी के पास, और गोल्जी में जाकर के इसका है किसके पास, कहेगा भैया ये गलत हो गया, या तो ये बहुत ज्यादा गलती हो गई तो लाइसोसोम के पास चला जाएगा। ठीक है, ये जो बीच बीच में ये सब कॉन्सेप्ट बता देते हैं ना, आप बोलोगे भटक नहीं जा रहे, ये बीच वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और वो रैंडम याद आएंगे। जब ये दोबारा कभी सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे हो सकता है वहां पर भूल जाओ, लेकिन ये बीच वाले जो कॉन्सेप्ट एकदम से आते हैं वो हमेशा जीवन भर याद रहने वाले हैं। चलिए भाई देखते हैं, तो या तो बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी तो लाइसोसोम के पास जाएगा, इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत गलती के सुधार करना होता है तो इसको फिर से कोटिंग करेंगे। आप इस बार किससे कोटिंग करेंगे, COP1 से, याद रखना। 2 रुपया लेके निकलेंगे घर से, COP2 से जाएगा, इंटेरोगेट कहलाया जाएगा। थोड़ी बहुत गलती हो गई तो 2 रुपया यहाँ से वहां जाने में 1 रुपया खर्चा हो जाएगा, जाने में निकला 2 रुपया लेके और 1 खर्चा करके वापस 1 रुपया लेकर के वापस आ जाएगा, COP1 से वापस होगा। इसको बोलेंगे इंटेरोगेट। क्या बोलेंगे, इंटेरोगेट। अधिक जानकारी सेल बायोलॉजी में मिलेगी। तो विवेक जी ने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया। चलिए भाई आगे समझते हैं। क्या बताया कि इसी टेल पे ही मॉडिफिकेशन कराया जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि NH टर्मिनल होता है, NH टर्मिनल जो रहेगा, हिस्टोन कोर जो टेल बनाएगा उस टेल को ट्रिप्सिन से रिमूव कर सकते हैं, और यही टेल जो होता है वो मॉडिफिकेशन साइट है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। कैसे होता है, एसिटाइलेशन से, मिथाइलेशन से और फास्फोराइलेशन करा के, है ना। ये वो ग्रुप्स हैं जहां पर अगर इसका मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो छिप सकता है या बढ़ सकता है। समझो भाई, चार्ज छिप भी सकता है या ये चार्ज बढ़ भी सकता है। अगर चार्ज छिप जाएगा या बढ़ जाएगा
तो आप खुद ही सोचो कि डीएनए का माइनस चार्ज और हिस्टोन का प्लस चार्ज, इनके बीच में इंटरैक्शन में डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर डिस्टरबेंस होगा तो या तो ये इंटरैक्शन बढ़ सकता है या तो ये इंटरैक्शन घट सकता है। तो अगर ये घटेगा तो डीएनए और ये हिस्टोन के बीच की बॉन्डिंग क्या होगी, खुद सोचिए। अगर ये इंटरैक्शन घटेगा, है ना, अगर इंटरैक्शन घटेगा, मान लिया यहाँ पर माइनस चार्ज था, मैंने एक और माइनस चार्ज लगा दिया, डीएनए के ऊपर पहले से माइनस चार्ज था और मॉडिफिकेशन करके हमने हिस्टोन पे भी माइनस चार्ज लगा दिया, हिस्टोन पे भी माइनस चार्ज, तो बताओ क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, रिपल करेगा। भाई कभी जीवन में मैग्नेट खेले हो तो एक मैग्नेट, छोटे पे यही सब खेला करते थे हम लोग, क्या करते थे, दो मैग्नेट लेते थे, पास पास लेके आते थे, जब अपोजिट पोल पे पास पास लाते थे तो लोग चिपक जाते थे, अपोजिट पे पास पास लाते थे चिपक जाते, दैट इज देयर वाज अ डिफरेंट पोल, है ना, अपोजिट पोल। लेकिन जब हम लोग सेम पोल पे लेके आते थे, मान लिया सेम पोल पे लेके आ रहे हैं, तो वो पास लाने पे रिपल करते हैं, पास लाने पे रिपल करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी पास लाने पे, अब यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज तो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब सेम चार्ज होगा तो रिपल करेगा। अब बताओ अगर डीएनए स्टोन से रिपल करेगा तो हम खुद सोचो क्या होगा वहां पर, क्या होगा वहां पर, लूज हो जाएगा। और हमने पहले बताया अगर लूज होगा तो पैकिंग लूज होने से क्या होगा, एक्सप्रेशन बढ़ेगा। यही तो है ना मॉडिफिकेशन, यही तो है ना एपिजेनेटिक्स, जिसमें हम लोग किसी भी जीन को एक्सप्रेस करा सकते हैं या किसी भी जीन को हम लोग सप्रेस करा सकते हैं। ये एक कोर फंडामेंटल है इन द केस ऑफ स्टडी ऑफ कैंसर। जब हम लोग कैंसर के इलाज में जब स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें फंडामेंटल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहता है कि किस तरह से जो कार्सिनोजेनिक जीन्स हैं उन जीन्स को हम लोग सप्रेस कर पाए, उनमें किस कैसे इस तरह से मॉडिफिकेशन कर पाए कि उनकी पैकेजिंग टाइट हो जाए, वो एक्सप्रेस करना ही बंद कर दे। लेकिन ये सब कंट्रोल लेवल पे होगा, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, कैंसर बायोलॉजी, वहां पे समझेंगे। अभी हम लोगों ने समझा कि एन टर्मिनस जो होता है वो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करेगा बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फास्फोराइलेशन। ये होता कहां पर है, ये होता है शाहरुख खान के पास। दो हीरो के बारे में पढ़ा, एक हमने पढ़ा ऋतिक रोशन, जिसको देख करके बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शाहरुख खान के बारे में, एसआरके। एसआरके ये वो अमाइनो एसिड है, सेरीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये वो खूबसूरत सी अमाइनो एसिड्स होने वाली है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा था ना, ये जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन प्रोन जो एरिया है या अमाइनो एसिड्स है वो कौन सी है, तो आप तुरंत बोलोगे एसआरके भैया है, ठीक है। होगा क्या कि ये जो एसआरके है यहाँ पर खूब जम करके मॉडिफिकेशन होता है। तो फिर से हम लोग कंक्लूड करते हैं, अगर एक हिस्टोन की हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन में सी टर्मिनस है, एस टर्मिनस है, सॉरी एन टर्मिनस है, सी टर्मिनस है, एन टर्मिनस है। सी टर्मिनल एचएफडी बनाएगा, सी टर्मिनस एचएफडी बनाएगा, सी टर्मिनस कंजर्व्ड है, सी टर्मिनस लगभग 70 अमाइनो एसिड से बनता है, सी टर्मिनस लगभग 3 अल्फा हेलिक्स होती है। इतनी बात समझ में आ रही है। एन टर्मिनस के बारे में जानते हैं, एन टर्मिनस टेल बनाती है, एन टर्मिनस में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होता है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और किस फॉर्म में होता है, मैप के फॉर्म में, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और फास्फोराइलेशन, इस फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो सकता है। इस मॉडिफिकेशन से क्या होगा वो भी हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन मॉडिफिकेशन जो होता है वो किस अमाइनो एसिड पे होता है, वो होता है एसआरके अमाइनो एसिड पे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, सबको बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बोला कि अगर ये टेल हटाना है, इस टेल को हमने सोचा हटाना है, तो हटाने के लिए मैंने बोला कि एंजाइम का यूज करेंगे, टेल हट जाएगी, टेल हट जाएगी। वो एंजाइम है ट्रिप्सिन। अब देखो जब होता क्या है, ये माना कि ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम से टेल निकली हुई है, ये टेल निकाल दिया मैंने, ठीक है। अभी न्यूक्लियोसोम नहीं है, सॉरी, ये क्या है, ये हिस्टोन डाइमर है, सॉरी ऑप्टामर है, हिस्टोन ऑप्टामर है। इस न्यूक्लियोसोम पे चारों तरफ अब डीएनए, ये हिस्टोन ऑप्टामर है और ये जो मैंने साइड से निकाला ये सब क्या है, ये टेल है, ठीक है। अब ये साइड से जो निकली थी टेल है, अब इसके ऊपर डीएनए आके रैप करेगा। तो डीएनए कहाँ आके रैप करता है भाई, डीएनए आता है कोर पे रैप करता है, ये जो कोर था उस पे। तो जो कोर पे जब डीएनए रैप कर जाता है तो एक्चुअली में कोर पे हम लोग बोल सकते हैं वहां पर हिस्टोन भी है और डीएनए भी है, दोनों चीजें। तो कोर पे हिस्टोन और डीएनए दोनों है। और टेल पे डीएनए है कि नहीं है, नहीं है।
तो टेल पे डीएनए नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्रिप्सिन, जब टेल की बात करते हैं तो टेल पे ट्रिप्सिन आकर के टेल को कट कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, टेल पे आके कट कर देता है, लेकिन कोर पे आके नहीं कट कर देता है। कोर पे ऐसा नहीं कि कोर पे आकर के कट नहीं करता, कोर पे एसआरके नहीं पाया जाता, कोर में भी एसआरके रहते हैं, लेकिन कोर जो है वो डीएनए से इंटरेक्ट कर गया। और जब प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन हुआ, स्टोन और डीएनए का इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, पैकिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहां पर ट्रिप्सिन अपना एक्शन नहीं ले पाता है। तो ट्रिप्सिन मैंने बताया कहां पर एक्शन ले पा रहा है, ट्रिप्सिन केवल और केवल ले पा रहा है एक्शन, क्या कर पा रहा है, टेल पे एक्शन ले पा रहा है, कोर पे एक्शन नहीं ले पा रहा है। एक बढ़िया सा सुंदर सा यहाँ पर स्टेटमेंट बना देंगे और वहां पर कहीं पर आपको बहकाने के लिए, आपको बहलाने के लिए लिख देंगे कि टेल भी कट गए, सॉरी कोर भी कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब बात ये आने वाली है कि सर हमको कैसे पता चला कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमको कैसे पता चला कि जो डीएनए होता है वो कोर के चारों तरफ लगभग 147 बेस पेयर रैप करता है, 147 बेस पेयर, और जो लिंकर होता है वो कितना होता है, लगभग 53 बेस पेयर का या 40 बेस पेयर का या 45 बेस पेयर का, कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ये ज्यादा वेरी नहीं करता है। ये हमको कैसे पता चला, ठीक है। अब ये आया कोर कॉन्सेप्ट सीएसआईआर का, 2023 में भी से क्वेश्चन आया था, 4 नंबर में आया था, ठीक है, सीएसआईआर में। चलिए भाई, तो जब आया है तो ध्यान से समझते हैं। ये यूज लिखा हुआ है, डब्ल्यू नहीं है, यूज है ना। तो यूज टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए एसोसिएट करता है, इसको यूज करने के लिए एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया गया, बोला गया माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस, जिसका खूबसूरत सा नाम है एमएनएज। आप लोग लैब में यूज करते होंगे, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं एमएनएज का यूज करते होंगे, नहीं सुना है तो आज सुन लिया, अच्छी बात है। काय के लिए यूज करते हैं, डीएनए लेंथ असेसमेंट एक्सपेरिमेंट। तो एमएनएज के बारे में जानेंगे। एमएनएज क्या करता है, एमएनएज क्लीव करता है प्रोटीन फ्री डीएनए को। फिर वही बात आ गई, जैसे ट्रिप्सिन कर रहा था, है ना, ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, ट्रिप्सिन डीएनए फ्री प्रोटीन को क्लीव कर रहा था, टेल को क्लीव कर रहा था जहां पे डीएनए फ्री था। एमएनएस क्या कर रहा है, एक तरह का न्यूक्लियस है, जो किसको क्लीव करने वाला है, किसको क्लीव करने वाला है, डीएनए को, और किस डीएनए को ट्रीट करने वाला है, क्लीव करने वाला है जो प्रोटीन फ्री हो। अब अगर यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोसोम की बात करें सिंपल सा, तो ये न्यूक्लियोसोम बन गया। आप लोग याद करो कहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जा रहा था, तो आपको याद आ गया तुरंत, बहुत अच्छी बात है, याद आ गया कहाँ पे प्रोटीन नहीं पाया जा रहा था, लिंकर पे नहीं पाया जा रहा था, मतलब ये लिंकर को तोड़ता होगा। तो प्रोटीन फ्री डीएनए और प्रोटीन एसोसिएटेड डीएनए सीक्वेंस को पुअरली, यहाँ पर इसका एक्शन बड़ा पुअर है, बड़ा गरीब है, और यहाँ पर इसका एक्शन बहुत ही तेजी से होगा, यहाँ पर इसका एक्शन बहुत धीरे 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 होगा। तो मेन कहाँ पर हो पाएगा, यहाँ पर हो पाएगा, और यहाँ पर बहुत धीरे धीरे होगा। चलिए भाई बात समझते हैं हम लोग। बोला क्या जा रहा है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोसोम होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 11, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 11 नैनोमीटर की विड्थ रहने वाली है। विड्थ कितनी रहने वाली है, ये लगभग 11 नैनोमीटर की। और हाइट कितनी रहने वाली है, न्यूक्लियोसोम में हाइट कितनी रहने वाली है, 6 नैनोमीटर की। इसको इमेजिन ये करना कि जो न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहा है, उस न्यूक्लियोसोम में जो कोर बन रहा है वो ऐसा कोई सर्कल नहीं है, वो ऐसा है स्ट्रक्चर, दो साइड से फ्लैट है। कोई एक कैप ले लेते हैं, मान लिया इस बॉटल की हम कैप ले रहे हैं, ठीक है, मान लिया इस बॉटल की कैप ले रहे हैं। ये बॉटल की जो कैप हमने आकर के देखा यहाँ पर, तो ये कैप कैसी दिख रही है, ऊपर से फ्लैट और नीचे से भी मान के चलते फ्लैट, और साइड से ऐसे, है ना। तो फ्लैट होता है, ऊपर नीचे से फ्लैट रहता है और ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए यहाँ आकर के रैप नहीं करेगा, डीएनए ऐसे रैप करेगा, इस पे आकर सर्कमफेरेंस पे आकर रैप करेगा। वो आगे भी समझेंगे सोलेनॉइड में, ठीक है, छूटा नहीं है कुछ भी, वो भी आगे का पोर्शन है। तो डीएनए यहाँ पर जो कोर होने वाला है स्टोन, वो गोल नहीं होने वाला है, वो स्फेरिकल नहीं होने वाला है, वो ऊपर और नीचे से फ्लैट होने वाला है। अभी आगे जानेंगे ऊपर और नीचे से फ्लैट हो रहा है, तो वहां पर कौन कौन से कोर कौन कौन से स्टोन पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
और जो डीएनए रैप होने वाला वो इधर साइड में रैप होने वाला है। क्या सबको ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबको आ रही कि नहीं आ रही भाई? आ रही है, लक्ष्मी जी को आ रही है, बाकी सब कहाँ? बाकी सब चले गए क्या? रंगोली जी को भी आ रही है, सप्तऋषि भाई को आ रही है, हरिओम भाई को भी आ रही है, सबको आ रही है भाई ये बात, शुक्रिया। चलिए देखते हैं। तो अब अगर आप देखो तो ये इसका डायमीटर ये हो रहा है, ठीक है, डायमीटर क्या हो रहा है, ये वाली सरफेस जो हो रही है डायमीटर है ना, और ये जो हो रही है इसकी हाइट हो रही है ना, ये वाली क्या हो रही है, इसकी हाइट हो रही है, ठीक है, ये इसकी हाइट हो रही है। तो हाइट कितनी हो रही है? लगभग 6 नैनोमीटर की हाइट कितनी हो रही है, 6 नैनोमीटर की। और ये क्या हो रहा है, ये इसका क्या चल रहा है, ये इसका डायमीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाइट 6 नैनोमीटर की हो रही है और डायमीटर कितना हो रहा है न्यूक्लियोसोम का, लगभग 11 नैनोमीटर का हो रहा है। अब इसी के चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि ये आकर के रैप कर रहा है, ये आपका सुंदर सा लिंकर, फिर हिस्टोन कोर, डीएनए लिंकर। हम किससे ट्रीट कराने जा रहे हैं? एमएनएस। एमएनएस की क्या खासियत है, फिर से सोचते हैं। एमएनएस प्रोटीन फ्री डीएनए को आसानी से क्लीव कर सकता है, जबकि प्रोटीन एसोसिएटेड डीएनए को वीकली या बहुत ही पुअरली तोड़ पाएगा। अब अगर हम लोग ये बात करें यहाँ पर, तो अगर एक न्यूक्लियोसोम की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक न्यूक्लियोसोम में देखो 200 बेस पेयर हो गए। यहां से हमने कितना कंक्लूड किया, यहाँ पर 2 के लिए कर दिए, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे कितने कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं, 1 और 2, 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 2 करने पर 1 और 2, 2 करने पे 400, 3 करने पे 600, है ना, 4 करने पे 800। ये क्या बताया जा रहा है, इस चीज को समझते हैं। किया क्या गया कि हमने न्यूक्लियोसोम या डीएनए आइसोलेट किया है, क्रोमोसोम लिया और उस क्रोमोसोम को डाल दिया एमएनएज में। सोचो भाई, क्रोमोसोम को हमने काय में डाला, एमएनएज में डाल दिया। एमएनएज में जैसे क्रोमोसोम को डाला, क्या हो रहा है, उसने इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को क्लीव करना शुरू किया। अब यहाँ पर जो क्लीवेज होगी वो 2 तरह से करेंगे। एक क्लीवेज हो सकती है एक्सटेंसिव क्लीवेज, है ना, और एक क्लीवेज हो सकती है लाइट क्लीवेज। जब एक्सटेंसिव क्लीवेज करेंगे तो एक्सटेंसिव क्लीवेज का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देर तक क्लीवेज करने वाले हैं। तो भाई जब देर तक क्लीवेज करेंगे तो ये पूरी की पूरी टेल नहीं गायब हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जो टेल है वो क्या होगी, चली जाएगी, ये पूरी की पूरी टेल ही चली जाएगी। एक्सटेंसिव का मतलब एमएनएस के अंदर डाल करके भूल गए, सोचो, तो जब उससे ट्रीट करेंगे तो पूरी की पूरी टेल चली जाएगी। तो ये क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी टेल गायब हो गई, ये टेल हो गई गायब, ठीक है। अच्छा, ये तो पूरा डीएनए गायब हो गया, ये तो पूरा डीएनए गायब हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी टेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कब होगी, जब एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करेंगे, ये गायब हो जाएगी। चलिए भाई, ये क्या होगी, गायब हो जाएगी। लेकिन जब पार्शियल डाइजेशन करेंगे, बस थोड़ी देर एमएनएज में डाला और अलग कर लिया, तो क्या होगा, ये केवल 20 से ही कट कर पाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि जो एमएनएज है वो थोड़ा सा ही कट कर पाए, तो थोड़ा सा कट करेगा तो 20 से कट करेगा, 20 से कट करना सबसे आसान पड़ेगा, तो 20 से कट करेगा, तो 20 से कट करेगा तो एक थोड़ा सा बड़ा सा एक डायग्राम बना करके अगर हम लोग देखें तो ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया कि ये सुंदर सा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये भी एक हिस्टोन हो गया, ये भी एक हिस्टोन हो गया, ये भी एक हिस्टोन हो गया, ठीक है। इसको हमने इसके चारों तरफ रिकॉल कर करके बनाएंगे, चीजों को रिकॉल करेंगे। इसको चारों तरफ डीएनए को रैप किया ऐसे 1.65 टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई भाई, 6 टाइम, है ना। रैप करने में कोर के चारों तरफ कितने डीएनए पार्टिसिपेट, कितने न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 147 बेस पेयर। लिंकर पे कितना था, 53 से लेकर के 80 तक, है ना, जो वेरी हो सकता है वो कुछ पीछे डेटा दिया गया है। अब हमने क्या किया है, अब अगर हम लोग 2 तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट 2 तरह से करने जा रहे हैं। एक ट्रीटमेंट हम लोग करने जा रहे हैं एक्सटेंसिव, और दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे पार्शियल ट्रीटमेंट। तो जब एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करेंगे खूब देर तक, तो ये पता चलेगा ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा। अच्छा, एमएनएज हमको पता चला है कि प्रोटीन एसोसिएटेड डीएनए को काट नहीं पाता, तो हमको ये वाला टुकड़ा अलग से मिल जाएगा, ये वाला अलग से टुकड़ा मिल जाएगा। हमको क्या मिलेगा, एक ऐसा टुकड़ा मिल जाएगा जिसमें कोर होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, ठीक है,
उसके चारों तरफ क्या होगा, डीएनए लपेटा जाएगा, ऐसे ये मिल जाएगा। अब अगर हम लोग इसको प्रोटीन प्रोटीएज से फर्दर एक प्रोटीएज से ट्रीट करा दे, एमिनेज एक न्यूक्लियस है, अब इसको हम लोग प्रोटीएज से ट्रीट कराने जा रहे हैं। ऐसा प्रोटीएज से ट्रीट कराने जा रहे हैं जो क्या करे, हिस्टोन के कोर को ही गला दे। तो अगर हिस्टोन के कोर को गला दिया जाएगा तो हिस्टोन का कोर मान लिया ये गल गया, ये हिस्टोन का कोर आया, ये देखो गल गया, गायब हो गया। तो मिला क्या हमको, केवल डीएनए मिला। और जब इस डीएनए को हमने जेल पे रन करके देखा तो ये डीएनए हमको कितना दिखने वाला है, ये डीएनए हम लोगों को दिखने वाला है, कितना दिखने वाला है, 147 बेस पेयर का। यहां तक के सबको बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, सबको ये बात समझ में आ रही है भाई? इस पे जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, नहीं आया तो नो बोल दो, अरे कुछ तो बोल दो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है भाई, सब चाय पीने चले गए। लक्ष्मी जी को आ रहा है, बाकी लोग को नहीं आ रहा है, वो नो नहीं बोल पा रहे हैं। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो जाएगा। मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को बताए दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, फिर से बताए दे रहा हूँ। क्या मैंने बताया है फिर से देख लेते हैं, सब कंट्रोल जेड कर दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या किया है, मैंने किया क्या था कि ये न्यूक्लियोसोम बनाया, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ठीक है भाई, ये एक हो गया न्यूक्लियोसोम, ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम, ये हो गया न्यूक्लियोसोम। अगर लिंकर भी आके मिल गया तो इसको हम लोग क्रोमेटोसोम बोल रहे हैं, पहले से पढ़ लिया। हमने एक एंजाइम निकाला, एमिनेज। एमिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, जो फ्री डीएनए को आसानी से डाइजेस्ट करता है, एक तरह का न्यूक्लियस है जो फ्री डीएनए को आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन अगर यही डीएनए प्रोटीन एसोसिएटेड होता है, अगर यही डीएनए जो है वो किससे एसोसिएट है, प्रोटीन से एसोसिएट है, प्रोटीन से एसोसिएट है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन से एसोसिएट होने पर क्या होगा कि इसका डाइजेशन बहुत ही पुअर होगा। इतना कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया। स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो कितना पार्ट प्रोटीन एसोसिएटेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट जो सर है वो प्रोटीन एसोसिएटेड है, न्यूक्लियोसोम वाला जो पार्ट है वो प्रोटीन एसोसिएटेड है, न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट जो है प्रोटीन एसोसिएटेड है। जो लिंकर है वो फ्री है, वो केवल एक पॉइंट पे प्रोटीन एसोसिएटेड है, वो यहाँ पर है, एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट पे H1 पाया जा रहा था, है ना, बाकी फ्री रहता है, ठीक है। अब हम लोग अब एमिनेज अगर डाले तो खुद सोचो ये एमिनेज अच्छे से कहाँ पे एक्शन ले पाएगा। तो ये अगर एमिनेज फ्री डीएनए पे एक्शन ले पाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर एक्शन ले पाएगा, लिंकर पे ज्यादा अच्छे से एक्शन ले पाएगा, लिंकर पे एक्शन बहुत अच्छे से ले पाएगा। अब हमने यही किया, हमने एक क्रोमोसोम को आइसोलेट किया और क्रोमोसोम को एमिनेज में डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में क्रोमोसोम को एमिनेज में डाला, दूसरे वायल में क्रोमोसोम को एमिनेज में डाला। एक को मैंने पार्शियल डाइजेशन किया या एक्सटेंसिव डाइजेशन, एक्सटेंसिव डाइजेशन का मतलब उसको बहुत देर तक उसके अंदर रखा। तो जब देर तक उसके अंदर रखा तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लिंकर डीएनए को कट कर देगा, ये पूरा का पूरा लिंकर डीएनए खत्म, ठीक है, पूरा का पूरा लिंकर डीएनए खत्म। अगर यहां से पूरा का पूरा लिंकर डीएनए खत्म कर दे तो जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा तो भाई ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और अगर ऐसे स्ट्रक्चर को, अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर को फर्दर प्रोटीएज से ट्रीट करा दे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ऐसा कैसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है, केवल न्यूक्लियोसोम मिलने वाला है। न्यूक्लियोसोम में क्या है, हिस्टोन ऑप्टामर है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रैप किया है 1.75 टाइम्स रैप करा हुआ है, बस वो मिलने वाला है। लिंकर गायब हो गया, लिंकर को किसने गायब कर दिया, एमिनेज ने गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया, क्योंकि फ्री डीएनए पे बहुत आसानी से कट मारता है, फ्री डीएनए को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। अब अगर हम इसी को फर्दर प्रोटीएज से भी ट्रीट करा दे, इस टुकड़े को, है ना, एमिनेज डाला, इसके बाद हमने प्रोटीएज डाला, पहले प्रोटीएज नहीं डालेंगे, पहले एमिनेज डालेंगे। अब हम लोग प्रोटीएज डाल देंगे, पहले प्रोटीएज डाल। अब देखो क्वेश्चन बना, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को पूरा पढ़ लेना, फिर घर पे बैठ के शांत मन से सोचना, अगर पहले प्रोटीएज डाल देते तो क्या होता। सीएसआईआर में ऐसे तो बनाते क्वेश्चन, अगर यहाँ पर पहले प्रोटीएज डाल देते तो क्या होता, है ना। तो ये प्रॉब्लम बना दिया आपके लिए, आपने सोचा, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इसको प्रोटीएज डाला तो प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीएज क्या करेगा बताओ, इसमें क्या बना हुआ, ग्रीन वाला क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, और रेड वाला क्या हिस्सा है, यहाँ पर रेड वाला डीएनए है।
तो ये प्रोटीएस किसको तोड़ेगा, ग्रीन वाला, दैट इज प्रोटीएस किसको तोड़ेगा, ग्रीन वाले पोर्शन को, मतलब हिस्टोन को खत्म कर देगा। हिस्टोन खत्म होने वाला है भाई, ये देखिए हिस्टोन खत्म, ठीक है, हिस्टोन खत्म। क्या बचा, केवल हमको ये डीएनए मिला, केवल हमको ये डीएनए मिल गया। इस डीएनए को जब हमने जेल पे रन किया, इस डीएनए को, ये केवल हमको डीएनए मिल गया, इसको जब रन किया तो रन करके ये लैडर से कंपेयर किया तो 147 बेस पेयर का ये हमें देखने को मिला। इससे हमको पता चला कि कोर के चारों तरफ लगभग 147 बेस पेयर रैप करते हैं। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा हमने क्या किया, इसका पार्शियल डाइजेशन कराया। जब हमने इसका लाइट डाइजेशन या पार्शियल डाइजेशन कराया तो जो डीएनए था वो पार्ट में टूट गया। डीएनए क्या था, यहां से कट हो रहा है, आप देखते हैं कहां से कट हो रहा है, फिर से बना लेते दूसरे पे, पार्शियल डाइजेशन दूसरे पे, ज्यादा मेहनत है ना, कोई बात नहीं। ये कोर, स्टोन कोर, स्टोन कोर, स्टोन कोर, और उसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, डीएनए। ऐसे डीएनए बना लिया, ठीक है, डीएनए। अब हम लोग पार्शियल डाइजेशन करने जा रहे हैं डीएनए। जब पार्शियल डाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे कट कैसा लगने वाला है, यहाँ पे कट लगने वाला है केवल यहाँ पे एक कट, बस एक कट लाएंगे, एक कट लगेगा, दो कट लगेगा, तीन कट लगेगा, ऐसे। पार्शियल डाइजेशन किया तो हमको टुकड़े मिल जाएंगे। कैसे टुकड़े मिल जाएंगे, सोचना है यहाँ पर, कैसे टुकड़े मिल जाएंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि ये टुकड़े मिलेंगे हम लोगों को सर ऐसे, है ना। अब ध्यान देना है कि टुकड़े कैसे मिलने वाले हैं भाई, टुकड़े मिलने वाले हैं कुछ ऐसे, कट कर दिया था ना, ऐसे ऐसे। अच्छा ध्यान ये रखना, हो सकता है ये आपस में जुड़ा ही रहे, हो सकता है केवल एक ही पॉइंट से कट करे, या दो पॉइंट पे कट करे, या तीन को छोड़ के कट करे, कहीं से भी कट कर सकता है ना। तो लेकिन जब भी कट करेगा तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये केवल एक पॉइंट पे कट करेगा तो यहां से यहां तक का, इसके बाद इसको प्रोटीएस से भी ट्रीट करा रहे हैं। किससे ट्रीट करा रहे हैं, प्रोटीएस से भी ट्रीट करा रहे हैं। तो प्रोटीएस से जब ट्रीट करा रहे हैं तो हमको कितना बेस पेयर का मिल रहा है, 200 बेस पेयर का। मान लेते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम छोड़ करके कट लगा है तो कितने का मिलेगा, 400 बेस पेयर का। फिर मान लेते हैं 3, 4, 5, 5 का, तो कितने में मिल रहा है, 1000 बेस पेयर का, ठीक है। मतलब क्या किया, जब खूब ज्यादा न्यूक्लियोसोम थे, खूब सारे न्यूक्लियोसोम थे, और उसपे पार्शियल डाइजेशन बाय एमएनएस कराया, तो कहीं पे कट किया, एक कट किया, फिर 2, 4, 5, 6 छोड़ करके फिर कट किया, 7, 8 जो भी है, 2, 3 छोड़ करके फिर कट किया। जितने भी छोड़ करके कट करेगा वहां पे 200 के मल्टीपल में, इसके बाद उसको जब प्रोटीन से ट्रीट कराया गया तो 200 के मल्टीपल पे बेस पेयर देखने को मिलेंगे व्हेन वी परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब भी जेल इलेक्ट्रो, तो यहाँ पर दो तरह के बैंड, इतने तरह के बैंड मिले, 800 के मिल रहे थे, 600 के मिल रहे थे, 400 के मिल रहे थे, 200 के, मतलब 200 के मल्टीपल में ही मिल रहे हैं। तो इस चीज से यहाँ पे प्रूफ हो गया कि डीएनए के चारों तरफ लगभग 147 बेस पेयर आकर के रैप करेगा, और लिंकर में लगभग 200 बेस पेयर पाए जाएंगे, ठीक है। ये वेरी हो सकता है, ये वेरी नहीं होता है ना। एक वेरी हो सकता है, दूसरा वेरी नहीं होता है, ये वेरी नहीं होता है, ठीक है। क्या अब बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या सबको बात समझ में आ रही है, हरिओम जी को भी आ गई, रंगोली जी को भी आ गई ये बात। इससे क्वेश्चन बनेगा, और इससे क्वेश्चन अभी आज तो नहीं कराऊंगा मैं, कल सीएसआईआर का क्वेश्चन भी इस साथ साथ में हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप सीएसआईआर दुनिया के किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पढ़ने का और पढ़ाने का सीधा कंसेप्ट ये है कि आप खूब अच्छे से सिलेबस पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो तभी माना जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, कहीं दुनिया में आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन से नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे क्या करोगे। अब मान लेते हैं कि अभी आगे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक खरीदनी होगी। मैं बता दूंगा कौन सी खरीदनी, बहुत अच्छी सी बुक है, उसको खरीद लेना आप लोग को, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं शायद कल देख रहा था 457 तक क्वेश्चन और 460 तक क्वेश्चन है, इसमें केवल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और अगर किसी कहीं पर भी 460 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जब मैं पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद अगर आप कम से कम यहाँ पर 440, कम से कम 440 तक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो,
आप केवल 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो। कुछ लोग कह देते हैं सर हमने मॉलिक्यूलर पढ़ा, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैंने या तो बोल देते मैंने मॉलिक्यूलर पढ़ा, मेरे बहुत अच्छी तैयार हो गए, फिर क्वेश्चन करने बैठे केवल 200 कर पा रहे हैं। आपका कुछ नहीं तैयार हुआ है, इसको तैयारी नहीं मानते हैं। आप लगभग लगभग 440 तो क्वेश्चन कर ही लो। सर 20 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाएंगे? हो सकता है कभी कभी कुछ रिसर्च पेपर से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक से आ गया जिससे एक ही बार पूछा गया तो उसको कवर करने का कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा हम सिलेबस में कुछ और चीज पढ़ लें। ठीक है, बात समझा रही? लेकिन 440 450 तक क्वेश्चन जरूर करने आना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये एमएनएस बेस्ड क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ तक पहले आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, बस खत्म करते हैं। हाँ थोड़ा सा हो जाएगा, अभी 15 मिनट में इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अब जो ओवरऑल अब हम लोगों ने क्या पढ़ा रिकॉल कर लेते हैं। एकदम से लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़ लिए। देखो क्या पढ़ा, ये पहला तो पूरा फैक्चुअल था, जो डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे, टर्सरी लेवल में फर्दर 3 लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल, और हम फर्स्ट लेवल का ही अभी पढ़ रहे हैं। केवल फर्स्ट लेवल का पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोसोम पर ही फंसे हुए हैं। न्यूक्लियोसोम में हमने खूब अच्छे से हिस्टोन के बारे में पढ़ा, उसके ऑक्टामर के बारे में पढ़ा, उसमें H1 प्रोटीन के बारे में पढ़ा, कोर के चारों तरफ क्या क्या पाया जा रहा है, लिंकर में क्या क्या कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, सॉरी कौन कौन से डीएनए रहने वाले, कितना डीएनए रहने वाला है और कितना रहने वाला है, इस चीज को प्रूव कर दिया गया एमएनएस एंजाइम के एक्सपेरिमेंट के थ्रू डाइजेशन करा के। हमने क्या पढ़ लिया, हमने हिस्टोन जो मोनोमर्स है उनका क्या सीक्वेंस रहने वाला है, उसको मैंने बोला बार बार आपको 1000 बार बनाकर चेक करना है, 1000 बार नहीं 3-4 बार। ठीक है, आपको बना बना के देखोगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हमने फिर क्या पढ़ा कि जो हिस्टोन रहता है उसमें 2 सीक्वेंस रह रहे, 2 जोन रहने वाले, एक हिस्टोन फोल्ड डोमेन होता है जो सी टर्मिनस पे होता है, और एक क्या होने वाला है, एक होने वाला है आपका एन टर्मिनस। सी टर्मिनस वाला हाईली कंजर्व रहने वाला है, और एन टर्मिनस वाला जो रहता है, जो एन टर्मिनस वाला होता है वहां पर उसको टेल बोलते हैं, वहां पर खूब ढेर सारा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कराया जाता है, जो आगे चल करके जो न्यूक्लियोसोम है उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, उसके एक्सप्रेशन को गवर्न करेगा। वहां पे कौन से अमाइनो एसिड्स रहते हैं, वहां पे एसआरके अमाइनो एसिड्स होता है, वहां पर एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फास्फोराइलेशन कराया जाता है। ट्रिप्सिन से ट्रीट करने पर ये केवल टेल को हटाता है, क्योंकि ट्रिप्सिन एक ऐसा प्रोटीएज एंजाइम है जो फ्री प्रोटीन पे अटैक कर पाता है, डीएनए बाइंडेड प्रोटीन पे अटैक नहीं कर पाता, इसलिए कोर पे कोई एक्शन नहीं था। एमएनएस के बारे में हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या करना है, हिस्टोन का जो कोर बना उसको कोर कैसे बनता है, तो हिस्टोन के कोर बनने में कौन कैसे पार्टिसिपेट करता है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले है H3H4 H3H4 है ना, ये आते हैं। तो H3H4 मतलब 2 H3 और 2 H4 आते हैं, और ये टेट्रामर बना लेते हैं। टेट्रामर बनाने के बाद में अब इसके चारों तरफ डीएनए आ जाता है। ठीक है, टेट्रामर बनाने के बाद में अब क्या होगा, इसके चारों तरफ डीएनए आ जाएगा, ऐसे रैप कर जाएगा, अभी दिखाएंगे बढ़िया से डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो पहले क्या बना, H3H4 का टेट्रामर, फिर डीएनए क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है, दैट इज H3H4 टेट्रामर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, H3H4 टेट्रामर कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरी चीज क्या हो रही है, अब आएंगे 2 H2A और H2B जो आके साइड से लग जाएंगे, 2 H2A और 2 H2B आकर के लग जाएंगे। ये सारी कहानी जो चल रही है इन विवो है, नेचुरली बात हो रही है, सेल सिस्टम के अंदर बात हो रही है, और बनने वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आगे चल करके, ये जाकर के क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसोम बना देंगे, है ना। और जब लिंकर भी इन्वॉल्व हो जाएगा तब उसको हम लोग क्रोमैटोसोम कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमैटोसोम। माना जाता है सोमा मतलब होता है बॉडी, ये वो बॉडी है जो आगे जाकर के क्रोमोसोम बनाएगी। क्रोमोसोम बाइंड देना स्टीयरिक हिंड्रेंस जनरेट, है ना। तो पहले तो इस चीज को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर स्टीयरिक हिंड्रेंस तो बात की बात है। ठीक है, याला नोट अभी रुक के समझ रहे, पहले समझ रहे हैं, ये भी रुक के समझ रहे, पहले ये समझ लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर आया, कैसे स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो क्या बात करी मैंने कि 2 H3 और 2 H4 आए, H3H4 मिलकर के H3H4 एक टेट्रामर बना लिया। H3H4 क्या बना रहा है, टेट्रामर बना रहा है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, है ना। H3H4 टेट्रामर बनाया, टेट्रामर बनाने के बाद में यहीं पे डीएनए आकर के, इसी टेट्रामर के बाद में यहाँ पर आकर के डीएनए इन्वॉल्व हो जाएगा, यहीं पे आकर के डीएनए इन्वॉल्व हो रहा है, और इसके बाद इस डीएनए के बाद में यहाँ पर H2A और H2B आकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देखते हैं
गैस से। एक फोटो आपको दिखाते हैं, रिकॉल करिए पुरानी चीज को जरा, फिर फोटो देखते हैं हम लोग। और उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस फोटो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देना है। ये आ गई बहुत अच्छी फोटो। चलिए देखते हैं, देखिए जरा क्या चल रहा है यहाँ पर। करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इन विवो में H3 H4 टेट्रामर आएंगे, बाइंड करेंगे डीएनए से, फिर क्या होगा H2A और H2B डाइमर्स आएंगे जो H3 H4 डीएनए कॉम्प्लेक्स को बाइंड करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। H3 H4 H3 H4 है ना, ये टेट्रामर हो गए। H3 H4 डीएनए आया, डीएनए बाइंड कर गया। ठीक है, फिर H2A H2B आकर के ऐसा बढ़िया सुंदर सा क्रोमोसोम सॉरी न्यूक्लियोसोम बना दिया, ऐसा बढ़िया सुंदर सा न्यूक्लियोसोम बना दिया। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस बनने वाला है ये, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस किसका बन रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है एसोसिएशन का। अब क्वेश्चन जब पूछा जाता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पॉइंट पे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन में H3 H4 टेट्रामर डीएनए रैप किया, H3 H4 डीएनए कॉम्प्लेक्स बना, देन आफ्टर H2A H2B डाइमर आकर के जुड़ गए। डिसोसिएट कराएंगे, अगर हम लोग इसको डिसोसिएट कराने की कोशिश करें, डिसोसिएट सर कैसे कराएंगे, डिसोसिएट कराने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हाई साल्ट कंसंट्रेशन ले सकते हैं 0.6 मोलार से लेकर के 0.6 मोलार से लेकर के 2 मोलार तक NaCl के सोल्यूशन में डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, धीरे 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 ये जो प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स बना है इसको डिसोसिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले प्रोटीन डीएनए के कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करेगा, फिर जो प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन सा बना हुआ है, स्टोन ऑप्टामर ना, प्रोटीन प्रोटीन मिल करके 8 यूनिट मिल करके एक स्टोन ऑप्टामर बनाएंगे, तो उनको भी धीरे धीरे डिसोसिएट करेगा। तो जब डिसोसिएशन करेंगे तो पहले कौन डिसोसिएट होगा, इसी के जस्ट रिवर्स, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, H2A H2B अलग हो जाएंगे, फिर H3 H4 अलग होते हैं। ठीक है, H2A H2B अलग हो जाएंगे तो बचेगा क्या, H3 H4 टेट्रामर डीएनए कॉम्प्लेक्स है ना, फिर H3 H4 भी अलग हो जाएंगे। अगर आप और कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो ये फर्दर भी आगे जाकर के अलग हो जाएंगे। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कोर हिस्टोन को भी हटाया जाए तो आप 2 मोलार तक NaCl का कंसंट्रेशन लेके चलोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई सबको? ठीक है, चलिए सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। ऑर्डर्ड एसोसिएशन कैसे होगा, हाँ रंगोली जी हरिओम जी का आ गया, मनाल मैम का भी है, और कोई किसी और को समझ में तो नहीं आया भाई? सबको आ रहा है, कुछ लोग चले भी गए, ठीक है कोई बात नहीं, बिजी रहते हैं, सबका अपना अपना है कॉन्सेप्ट, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा। लक्ष्मी मैम को भी आके आगे समझ में, ठीक है भाई। चलिए अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब क्या देखने वाले हैं, ये तो ऑर्डर्ड एसोसिएशन हो गया, ये बात समझ लिए। अब बोला जा रहा है कि हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो कंबाइंड करता है, जिससे क्या होता है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस जनरेट होती है बिटवीन सेम यूनिट। अब स्टोन के अंदर क्या होने वाला है, स्टीयरिक हिंड्रेंस यहाँ पे जनरेट होने वाली है। ब्लैंक पेज मिल जाए फिर बताते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लिया कि कोई हिस्टोन है, ठीक है, तो हिस्टोन के अंदर क्या पाया जा रहा है, H3 और H3 H4 और H4, ये पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो ये आपस में रिपल करते हैं। कैसे रिपल करते हैं, मान लिया ये कोई स्टोन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरा स्टोन है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तीसरा स्टोन इस पे भी प्लस चार्ज है, चौथा स्टोन इसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस प्लस होने के कारण रिपल करेंगे, पास पास आने के कारण रिपर करेंगे। इसको बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस को बड़ा अच्छे समझ सकते हैं आप। एक खाली गली है, खाली गली, चलिए भाई इस रोड पे आप आगे भागते चले जा रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो, बिल्कुल खाली थी, देयर इज नो हिंड्रेंस, ठीक। लेकिन यही रोड कैसी हो गई, ये अमीनाबाद की रोड हो गई हमारे लखनऊ की, और इसमें आपको दौड़ के भागना है, तो आप कैसे भागोगे,
आप ऐसे जाओगे, इधर घूमोगे, इधर घूमोगे, इधर, ये रास्ते में आपको क्या हो रहा है, या रास्ते में हिंड्रेंस हो रही है। हिंड्रेंस कब होती है, जब पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स होने लगती है। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होगी। ये स्टेरिक हिंड्रेंस को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसको बैलेंस किया जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस को बैलेंस किया जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक बॉन्ड की मदद से, एनायनिक न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन की वजह से, है ना। तो एक तो बहुत आसानी समझ में आ गया, न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन है जो एनायनिक है। एनायनिक का मतलब मैंने बताया माइनस चार्ज है, इसके अंदर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से रिपल्सन हो रहा था और एक स्टेरिक रिपल्सन हो रहा था, दूर दूर भगा रहे थे, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रही थी। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन आई, चारों तरफ से माइनस चार्ज क्रिएट करी और इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करी, बैलेंस करी और क्या किया, बैलेंस करने का मतलब ये नहीं हो रहा कि यहाँ पे टाइट कर दिया। बैलेंस करने का मतलब हुआ कि इतना बैलेंस करना है कि एक्सप्रेशन करना है तो एक्सप्रेस हो पाए, और इतना बैलेंस रखना है कि ओवर एक्सप्रेशन ना हो पाए, है ना। अब वो आगे भी, अब मॉडिफिकेशन में भी हम लोग समझेंगे चीजों को। न्यूक्लियोप्लाज्म सिंपल समझिए कि निगेटिवली चार्ज होती है, एनायनिक होती है, जो कैटायनिक हिस्टोन प्रोटीन के चार्ज को बैलेंस करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस स्टीयरिंग क्लैश को मेंटेन करती है। इसके अलावा स्टीरियो स्पेसिफिक बॉन्ड भी होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक बॉन्ड जो होता है, तो आप ये जानना, स्टोन जो होती है वो कुछ ऐसी नहीं दिखती है हमको, बिल्कुल फ्लैट नहीं दिखने वाली है स्टोन। स्टोन कैसे दिखने वाली है, स्टोन हम लोगों को ऐसी कुछ भी नहीं दिखने वाली है। स्टोन पता है कैसी दिखेगी, दिखाता हूँ आपको आगे की क्लास का। ये ऐसी दिखेगी, ऐसी कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे और कुछ नीचे ग्रूव्स दिखेंगे। ये ग्रूव्स को हम लोग मान सकते हैं लॉक है, और इसी के ऊपर बहुत सारे सेकेंडरी फोर्सेज आकर के की तरह काम करेंगे। ग्रूव्स जो है उसको हम लोग लॉक ताला मानेंगे, और इसी के ऊपर बहुत सारे सेकेंडरी फोर्सेस की तरह आकर के बाइंड करेंगे। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस को आकर के क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मेंटेन किया जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, और एनायनिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के थ्रू। यहाँ पर ये जो हिंड्रेंस मेंटेन किया जाता है वो एक तरह का क्या है, लॉक की फिटिंग या लॉक की बॉन्ड बोला जा सकता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक सिंपल सा और फैक्ट आया कि प्रोकैरियोट में कोई भी स्टोन नहीं होती, नो स्टोन बार बार बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या पाता है, स्टोन के जैसी प्रोटीन पाई जाती है जिसको एचबी प्रोटीन कहते हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। वो थोड़ा कम लेवल पे पैकेजिंग करा पाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन यूनिट। HU का मतलब स्टोन यूनिट प्रोटीन, विच एक्ट एज अ H1H2, जो H1 और H2 की तरह काम करती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज पूरी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब आगे सोलेनॉइड के बारे में। मैं यहाँ तक के जितना पढ़ाया हूँ ये पूरा एक PDF दूंगा आप लोग को। बार बार नोट्स वगैरह, मेरा तो कहना ये है कि नोट्स वगैरह बनाने कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप रफ भरिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बुक खरीद लीजिएगा, आज ही ऑर्डर कर लीजिए। देखिए कैटलिस्ट की एक बुक आती है, बुक मेरे पास रखी हुई है। कैटलिस्ट का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये बुक अच्छी सी बुक है, ठीक है। ये बुक अच्छी है, जो अच्छी है वो अच्छी है, कोचिंग है, बढ़िया कोचिंग है ना, पढ़ाते हैं। मैं उसका कुछ भी नहीं प्रचार कर रहा हूँ। इनका बुक भी अच्छा है, इनका जो बुक्स है और ये जो क्वेश्चन बुक है वो दोनों अच्छी हुई है ना। अगर आपको पढ़ना है तो आप वो खरीद सकते हो, लेकिन बुक्स के लिए तो मुझे नहीं पता, आपको खरीदना है आप खरीद लीजिए। अच्छी बुक है, वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि वो जरूर खरीदे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे तो फिर तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे, अलग से भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का जो भी सेशन रहा, मैंने सोचा था सिर्फ 1 घंटे या 1.25 घंटे आज पहले दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 घंटे ही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आज के सेशन में जो भी रहा आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया है कि नहीं आया, बताएं कैसा रहा सेशन, समझ में आया, बताते जाइए भाई। सप्तऋषि बोल रहे हैं भाई समझ में आया। अब थोड़ा सा कमेंट ही कर दो, कमेंट करके बता दो सप्तऋषि को समझ में आ गया भाई, धन्यवाद। और किसी को, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के लेवल शुरू करेंगे। आज केवल लेवल 1 था,
अब धीरे धीरे हम लोग सोलेनॉइड को पढ़ेंगे, इसके फोल्ड को पढ़ेंगे, फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, डीएनए कैसे बनता है। तो धीरे धीरे डीएनए के टोपोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, डीएनए की टोपोलॉजी कैसे डिफाइन की जाती है, इन सब चीजों को धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मलान मैम को भी समझ में आ रहा है, रंगोली जी को भी समझ में आ रहा है, लक्ष्मी जी को भी समझ में आ रहा है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ तक के आपका मैं अभी तुरंत ही पीडीएफ शेयर करूंगा, फिर वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग दोबारा वीडियो देखना चाहेंगे 2x पे देख लीजिएगा एक बार। वैसे हमें नहीं लग रहा आज के कॉन्सेप्ट को वीडियो से देखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है, आप इसको पढ़िएगा, बस प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज में कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लायक भी नहीं है। एक एमएनएज वाले को जरा अच्छे से सोच लेना है, न्यूक्लियोसोम के हिस्टोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना, बस बहुत इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कल। टाइमली कोशिश करिएगा 10 मिनट पहले आने की, और क्या करना है 10 मिनट पहले आकर के जुड़ जाइए, आराम से वेट करिए, और हम लोग टाइमली 8 बजे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए टाइमली आते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।